नोट फ्रॉम हाइड्रा नॉवेल्स जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो 111 रानी मेडुसा। चैप्टर 111 रानी मेडुसा। इस नर स्नैक पर्सन को देखकर जिसका कबीले में रुतबा उसके बराबर था, यूमेई ने धीरे से आह भरी, अपनी कमर थोड़ी सीधी की और उसके सुडौल शरीर से तुरंत एक आकर्षक से लूट दिखने लगा। उसने धीरे से कहा, बहुत ताकतवर, कल रात मेरा उनसे सामना हुआ था और मैं घबराकर भाग गई थी। मुझे लगता है कि वे अब तक मंदिर के पास होंगे। ओह, क्या तुम्हें उनकी असली ताकत पता है? ये सुनकर नर स्नैक पर्सन की पुतलियां थोड़ी सी उड़ गईं। वह हॉल में गया और बड़ी टेबल पर बैठ गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। 3 दू राजा 4 दू आत्माएं। यूमेई ने अपने कामुक लाल होठों को दबाया और फुसफुसाया, मोबासी, लगता है इस बार हमें कुछ परेशानी होगी। इन लोगों ने अचानक इतने सारे ताकतवर लोगों को क्यों इकट्ठा कर लिया? मोबासी नाम के नर स्नैक पर्सन ने, जिसका चेहरा थोड़ा गंभीर था, गहरी आवाज में पूछा, क्या रानी मेडुसा को बताया गया है? उन्होंने क्या कहा? उसे बता दिया गया है, लेकिन रानी मेडुसा बहुत शांत लग रही हैं। उन्होंने बस मुझे इंटेलिजेंस भेजने और आप सभी को बुलाने के लिए कहा है। यूमेई ने बेबसी से सिर हिलाया। वे लोग अचानक रेगिस्तान में आ गए, उनका कोई मकसद तो होगा, है ना? मोबासी ने कुछ देर सोचा, कुछ शक के साथ पूछा, कल रात मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उनके लहजे से ऐसा लगता है कि वे रानी मेडुसा को ढूंढ रहे हैं। यूमेई ने अपनी पतली उंगलियों से बालों की एक लट घुमाते हुए दिलचस्पी से कहा, रानी मेडुसा को ढूंढ रहे हो? ये सुनकर मोबासी कुछ हैरान रह गए। क्या वे इंसानी ताकतवर लोग आमतौर पर रानी मेडुसा से सबसे ज्यादा डरते नहीं थे? अब क्यों? मुझे नहीं पता कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वे तेजी से छिप भी नहीं पाते थे, लेकिन अब वे घुसना चाहते हैं, जी जान से लड़ना चाहते हैं। क्या इन लोगों का सिर दरवाजे में फंस गया? यूमेई ने धीमी आवाज में मजाक उड़ाया। गुस्से से त्योरियां चढ़ाते हुए मोबासी अचानक खड़े हुए और बोले, मैं रानी मेडुसा से मिलना चाहता हूं। मुझे लगता है कि हमें चीजें साफ कर लेनी चाहिए। मत जाओ, रानी मेडुसा अभी किसी से नहीं मिल रही हैं। मैं भी उन्हें पहले नहीं देख पाई थी। सारे मैसेज मेडुसा स्नैक गार्ड्स की हुआ ने भेजे थे। यूमेई ने मुंह बनाया और अपने बिना हड्डी वाले शरीर को एक आलसी खूबसूरत सांप की तरह कुर्सी पर सिकोड़ लिया। रानी मेडुसा नहीं दिखी, ये कैसे हो सकता है? यह उनका हमेशा का स्टाइल नहीं है। मोबासी ने गुस्से से कहा, मैं कोशिश करूंगा। मोबासी को यकीन न होता देख यूमेई ने बेपरवाही से हल्के से गुनगुनाया। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करने वाली थी, उसका सुंदर चेहरा अचानक बदल गया। उसका शरीर अचानक कुर्सी से उठ गया और उसकी पतली आंखें मेन हॉल के बाहर आसमान को ठंडेपन से घूरने लगी। उसने डर के मारे कहा, वे यहाँ हैं। जब यूमेई को शहर के बाहर अचानक कई और दिखे, तो उसके बगल में खड़े मोबासी को भी उनका एहसास हुआ। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने यूमेई से एक नजर मिलाई और फिर दोनों तुरंत मेन हॉल से बाहर निकल गए। उनके शरीर तेजी से आसमान में ऊपर उठे और एक पल बाद वे शहर की दीवार पर पहुंच गए, जहां पहले से ही मार्शल लॉ लगा हुआ था। इस समय शहर की दीवार से कई 100 मीटर ऊपर एक बहुत बड़ा जादुई जानवर हवा में लटका हुआ था और जादुई जानवर के ठीक सामने कई और आकृतियां भी लगी हुई थी। इन लोगों से डरावनी आभा निकल रही थी। वे धीरे-धीरे हवा में शहर के पास पहुंचे। एक पल बाद वे शहर की दीवार पर भाला फेंकने वालों के अटैक रेंज के ठीक बाहर रुक गए। हमले के घेरे के बाहर रुके लोगों के ग्रुप को देखते हुए शहर की दीवार से रोशनी की 2 किरणें धीरे-धीरे ऊपर उठी। मोबासी की ठंडी चीख आसमान में गूंजी, इंसानों, तुम बिना इजाजत हमारे इलाके में क्यों घुस आए? अगर तुम जियामा एम्पायर और स्नैक पीपल ट्राइब के बीच जंग नहीं भड़काना चाहते, तो मेरी सलाह है कि तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। हे, मुझे लगता है कि यह स्नैक ट्राइब का लीडर मोबासी होगा। दूर आसमान में भीड़ से एक अजीब स्वभाव वाला अधेड़ उम्र का आदमी धीरे से बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम कौन हो? अपने पीछे एनर्जी विंग्स को थोड़ा फड़फड़ाते हुए मोबासी की डरावनी नजर उस अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी और उसने ताना मारा, हे, मैं पिलकिंग गुहे हूं। मोबासी की नजर पर ध्यान न देते हुए अधेड़ उम्र के आदमी ने हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से कहा, पिलकिंग गुहे, ये सच में वही है। आसमान में ऊपर से साफ आवाज सुनकर निंगलुओ, जो चट्टानों की दरार में छिपा हुआ था, ने तुरंत एक लंबी सांस छोड़ी। उसने ऊपर देखा, उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा, जो हजारों दुश्मनों का सामना करते हुए भी शांत था और खुलकर बातें कर रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, यह मानते हुए कि इस आदमी का व्यवहार बहुत मजबूत था और उसमें इतना घमंड था कि निंगलुओ को भी मानना पड़ा। जियामा एम्पायर के पिलकिंग गुहे, ये नाम सच में बहुत मशहूर है। पिलकिंग गुहे, इन 2 शब्दों से यूमेई और मोबासी भी थोड़े हैरान हुए। हालांकि स्नैक पीपल इंसानी ताकतवरों पर शायद ही कभी ध्यान देते थे, लेकिन उन्हें पिलकिंग गुहे जैसे अल्केमिस्ट मास्टर्स को काफी अहमियत देनी पड़ी, क्योंकि वे भी इस बात को लेकर बहुत साफ थे कि पिलकिंग गुहे के लेवल के अल्केमिस्ट मास्टर के पास किस तरह की रैलिंग पावर होती है। दोनों लीडर्स, आपकी इज्जतदार ट्राइब में आने के लिए माफी चाहता हूं। मुझे बस क्वीन मेडुसा से कुछ बात करनी है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या क्वीन मेडुसा मीटिंग के लिए आने को तैयार होंगी? पिलकिंग गुहे ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, रानी मेडुसा को देखा, माफ करना, हम ये रिक्वेस्ट आपको नहीं बता सकते। सिर हिलाते हुए मोबासी ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाई और बेपरवाही से कहा, पिलकिंग गुहे, आपको अपने लोगों को लेकर जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। मेरे 8 बड़े कबीलों के लोग पहले से ही मंदिर की ओर दौड़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप इंसानों के प्रति उनकी कितनी नफरत है। इसलिए मुझे डर है कि तब तक अगर आप जाना भी चाहें तो आपको मौका नहीं मिलेगा। ओल्ड तुम्हारा गुस्सा हमेशा ऐसा ही रहता है। उनके साथ बातें क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो पहले शहर को तोड़ते हैं, देखते हैं कि वह औरत बाहर आती है या नहीं। यानशे, जो उसके पास था, मोबासी की बातें सुनकर खुद को आगे बढ़ाए बिना नहीं रह सका और मजाक में जोर से हंसने लगा। मुझे हैरानी है कि यह कौन है? पता चला कि यह तुम हो, वह बेवकूफ शेर जिसके सिर पर मसल्स हैं। मोबासी की डरावनी नजर यानशे पर पड़ी और उसने ताना मारा। उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वह यानशे को जानता भी था। तुम सड़े हुए सांप, एकदम काले और गंदे, तुम भी कुछ खास अच्छा नहीं कर रहे हो, है ना? अगर तुम तब तेज नहीं भागते तो तुम्हारे मुंह स्नैक ट्राइब के लीडर को बदलना पड़ता। यानशे मुस्कुराई और जोर से हंसी, मुझे हैरानी है कि इतने सालों में तुमने कितना सुधार आया है। आप आकर कोशिश कर सकते हैं। मोबासी की हल्की तेज पुतलियों में ठंडी रोशनी की एक झलक झलकी और उन्होंने भयावह रूप से कहा, ठीक है ओल्ड लैंड, उनसे झगड़ा बंद करो। उन दोनों को देखकर जो गुस्से में थे, जैसे दुश्मन फिर से मिल रहे हों, पिलकिंग गुहे ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। यानशी की गाली को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया और शहर भर में अपनी नजर घुमाई। उसने धीरे से सांस छोड़ी और फिर दुखी के साथ उसकी जोरदार चीख पूरे शहर में गूंज गई। रानी मेडुसा, मैं जियामा साम्राज्य का पिलकिंग गुहे हूं। मैं यहाँ आपके सम्मानित कबीले से युद्ध करने नहीं आया हूं। मुझे बस आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपसे मिलने के लिए आने की गुजारिश करता हूं। 112 देवी मेडुसा। चैप्टर 112 देवी मेडुसा। पिलकिंग गुहे की हरकतें देखकर यूमेई और मोबासी, जो शहर की दीवार के ऊपर आसमान में थे, थोड़े गुस्से में आ गए, लेकिन उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। इस स्थिति में महारानी के लिए आगे आना वाकई बेहतर था। उसकी ताकत के साथ अगर दूसरी पार्टी सच में जबरदस्ती करने का इरादा रखती तो वे मुश्किल हालात में ही फंस जाते। पूरे शहर में चीख पुकार गूंजती रही और काफी देर बाद धीरे-धीरे शांत हो गई। जैसे ही शोर कम हुआ, शहर की दीवार के अंदर और बाहर सन्नाटा छा गया। काफी देर तक रुकने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। ये देखकर पिलकिंग गुहे की भौहें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। लेकिन जैसे ही वह फिर से चिल्लाने वाला था, शहर की दीवार के ऊपर की जगह अचानक अजीब तरह से बदल गई। ये दृश्य देखकर पिलकिंग गुहे और अन्य लोग थोड़ा चौंक गए। चुप काले कपड़े पहने आदमी को छोड़कर वे सब थोड़ा पीछे हट गए और फिर गंभीर भाव से उस बिगड़ी हुई जगह को देखने लगे। आसमान में डूबते सूरज की रोशनी बिगड़ी हुई जगह पर चमक रही थी। अगले ही पल एक सुंदर और सुडौल शरीर धीरे-धीरे अनगिनत लोगों की नजरों के सामने आया। अचानक जो खूबसूरत औरत दिखाई दी, उसने एक शानदार बैंगनी ब्रोकेड का लबादा पहना हुआ था। रोग के नीचे उसका सुंदर शरीर भरा हुआ और सुडौल था, पके आड़ू की तरह, जिससे एक हल्का सा आकर्षण झलक रहा था। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों से नीचे उसकी पतली कमर तक आराम से लहरा रहे थे। रोग के नीचे बैंगनी सांप की पूंछ का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। सांप की पूंछ थोड़ी हिल रही थी, एक अजीब और आकर्षक लालच जिससे किसी के शरीर में अजीब तरह से गर्मी महसूस हो रही थी। निंगलुओ की नजर उसके लगभग परफेक्ट शरीर पर पड़ी। आखिर में उसके खूबसूरत चेहरे पर टिकी और उसका दिल जोर से कांप उठा। इस औरत को खुद देखकर निंगलुओ को आखिरकार समझ आया कि रेगिस्तान के पास रहने वाले कई लोग क्यों कहते थे कि मेडुसा की मनमोहक सुंदरता उसकी जबरदस्त रेपुटेशन के बराबर थी। डिंग, देवी मेडुसा का पता लगा लिया गया है। चेक इन का मौका पाने के लिए मेडुसा से बातचीत करें। सिस्टम की आवाज तुरंत गूंज उठी। निंगलुओ अच्छी तरह जानता था कि मेडुसा इतनी सुंदर होने के कारण निश्चित रूप से उसकी देवियों में से एक थी। ऐसी औरत के लिए ऐसा लगता था कि सिर्फ मोहक शब्द ही उसके बारे में बता सकता है। फिर भी उस मोहकता के नीचे एक रानी जैसी शान और शान भी थी। इस मनोरम आभा ने अचानक निंगलुओ को जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की खूबसूरत महिला की याद दिला दी, जिसने नीलम पंख वाले शेर राजा से लड़ने का साहस किया था। उन दोनों के पास उच्च पद पर आसीन व्यक्ति की यह गरिमामय आभा थी।
जैसी कि मेडुसा से उम्मीद थी, वह सच में बहुत खूबसूरत है, निंगलुओ ने खुद से कहा। हालांकि निंगलुओ मेडुसा से बातचीत करना चाहती थी, लेकिन वह डूजोंग की एक्सपर्ट थी। भले ही उसके पास सेलेस्टियल बीस्ट कंट्रोलिंग आर्ट थी जो उसे दबा सकती थी, निंगलुओ को पक्का नहीं था कि यह डूजोंग डायरेक्ट किसी एक्सपर्ट को दबा पाएगी या नहीं। मेडुसा बहुत सुंदर थी, उसकी तुलना में यूमेई, जिसने कभी निंगलुओ को थोड़ा हैरान कर दिया था, थोड़ी मंद दिखी। महारानी, इस आकर्षक महिला के दिखने के बाद शहर की दीवार के नीचे सांपों की एक बड़ी भीड़ तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और उनकी इज्जत भरी आवाजें आसमान में गूंजने लगी। आसमान में दिखाई दी मेडुसा को देखते हुए मोबासी, जिसका चेहरा ठंडा था, उसकी आंखों में नशा और गहरी तारीफ झलक रही थी। क्या ये वही मेडुसा है जिसकी जबरदस्त शोहरत ने रेगिस्तान के पास कई छोटे बड़े साम्राज्यों को लगभग हिला दिया है? निंगलुओ ने हल्की सांस छोड़ी और आसमान में बैंगनी रंग के कपड़ों में उस खूबसूरत लड़की को देखते हुए धीरे से बुदबुदाया। आसमान में दिखाई दी मेडुसा को देखकर पिल्किंग गुहे और यांशी, जिनकी आवाज गरज जैसी थी, अनजाने में उनके पास चुपचाप खड़े काले कपड़े पहने आदमी के पास एक कदम और बढ़ गए। यहाँ सिर्फ वही मेडुसा से मुकाबला कर सकती थी जिसकी जबरदस्त इज्जत ने जियामा साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आसमान में मेडुसा ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और पिल्किंग गुहे को देखा। उसके लाल होंठ एक नाजुक चाप में मुड़ गए और एक पल में उसका खूबसूरत चेहरा आकर्षण से भर गया। हर हरकत और मुस्कान से उसने पिल्किंग गुहे के अलावा कई डूलिंग एक्सपर्ट्स का ध्यान एक पल के लिए भटका दिया। मेडुसा की मुस्कुराती निगाहों के नीचे पिल्किंग गुहे ने हल्की सांस ली, अपने दिल में कुछ भावनाओं को दबाया, अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। महारानी मेडुसा, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं जियामा साम्राज्य का पिल्किंग गुहे हूँ। पिल्किंग गुहे, है ना? मैंने आपके बारे में सुना है। एक छठे दर्जे का अल्केमिस्ट सच में बहुत खास होता है, जो इतने सारे ताकतवर एक्सपर्ट्स को बुला सकता है। मेडुसा ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी नजरें उसके बगल में खड़े रहस्यमय काले कपड़े पहने आदमी पर घूम रही थी। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? हालांकि मेरे कबीले में तुम्हारा जबरदस्ती घुसना बहुत बुरा था, लेकिन मेरा स्नैक पीपल कबीला कोई गलत नस्ल नहीं है। मेडुसा ने धीरे से कहा, उसकी पतझड़ जैसी आंखों में चालाकी की झलक दिखी जब उसने पिल्किंग गुहे को देखा, जो चुपचाप सांस छोड़ता हुआ लग रहा था। इसके अलावा एक कीमियागर के रूप में गोली राजा गुहे की प्रतिष्ठा पूरे जियामा साम्राज्य में प्रसिद्ध है। उस समय जब तक आप कुछ गिरवी रखते हैं, इस छोटे से नुकसान की भरपाई की जा सकती है। क्या मैं सही हूँ, मास्टर गुहे? ओह, पिल्किंग गुहे के चेहरे पर अजीब सा भाव आया, पर खुशकिस्मती से वो काफी घूमे हुए और अनुभवी थे। उन्होंने तुरंत ऐसे व्यवहार का परिचय दिया जैसे कोई अपना फायदा उठाने को तैयार हो और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से हाथ हिलाते हुए कहा, वाकई आपके कुलीन कबीले में जबरदस्ती घुसना हमारी बदतमीजी थी। इन नुकसानों की भरपाई पिल्किंग गुहे स्वाभाविक रूप से करेंगे। हे, मास्टर गुहे सच में बहुत बड़े दिल वाले हैं। मेडुसा हल्के से हंसी और अपने लाल होठों को अपने ज़ेड हैंड से ढक लिया। उसने अपनी लंबी पलकें झपकाईं और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मास्टर गुहे, आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि आपने इतने सारे दोस्तों को क्यों आमंत्रित किया और मेरे सांप लोगों के कबीले में आने के लिए इतनी बड़ी परेशानी क्यों उठाई? बातचीत को धीरे-धीरे मेन टॉपिक पर आते सुनकर पिल्किंग गुहे के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। वही पल के लिए चुप रहे और ध्यान से अपने शब्द चुन रहे थे। मेडुसा के मुस्कुराते हुए और नुकसान न पहुंचाने वाले दिखने के बावजूद उसे साफ पता था कि जब स्नैक पीपल ट्राइब और जियामा एम्पायर के बीच लड़ाई हुई थी, तो इस खूबसूरत औरत ने तुरंत 3 डूलिंग लेवल के एक्सपर्ट्स को बुरी तरह पीट दिया था। उसके बेरहम तरीके उन लोगों को भी डराने के लिए काफी थे जो अक्सर खतरे की कगार पर रहते थे। इसके अलावा पिल्किंग गुहे ये भी जानता था कि मेडुसा की ताकत डुहुआंग लेवल में टॉप रैंक वाली ताकतों में से एक थी। अगर जियामा एम्पायर के पास 3 डुहुआंग एक्सपर्ट न होते तो शायद कोई भी उसे अकेले नहीं हरा पाता। धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए पिल्किंग गुहे ने अपना सिर उठाया और आकाश में मेडुसा को देखते हुए गहरी आवाज में कहा, इस यात्रा का मेरा उद्देश्य मुख्य रूप से आपकी महारानी द्वारा प्राप्त की गई अजीब लॉ के लिए है। पिल्किंग गुहे की गहरी आवाज धीरे-धीरे आसमान में गूंजी, जिससे पहले से शांत माहौल अचानक और भी शांत हो गया। यह आदमी सच में ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के लिए आया था। नीचे बिखरे पत्थरों के ढेर में निंगलुओ ने हल्की सी सांस छोड़ते हुए कड़वी मुस्कान के साथ कुछ कहा। अजीब लॉ, महारानी को एक अजीब सी लॉ जैसी चीज कब मिली? पिल्किंग गुहे की बातें सुनकर मोबासी और यूमेई, जो शहर की दीवार के ऊपर आसमान में थे, दोनों हैरानी से भर गए। साफ है, उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि मेडुसा को 6 महीने पहले स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहर से ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम मिला था। 113 सांप जनजाति, चैप्टर 113 सांप लोग कबीला। महारानी स्वर्गीय ज्वाला के साथ क्या कर रही हैं? यूमेई ने खाली आंखों से पलकें झपकाईं। एक पल बाद जैसे उसने कुछ सोचा हो, यूमेई का एक्सप्रेशन अचानक बहुत बदल गया। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और मोबासी की नजरों से मिली, फिर डर के मारे फुसफुसाई, क्या ऐसा हो सकता है? जरूर होगा, वरना महारानी हेवनली फ्लेम को खोजने में इतनी मेहनत नहीं करती। उस काम को करने के उसके इरादे के अलावा उसका कोई और मकसद नहीं होना चाहिए। मोबासी ने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, लेकिन हे भगवान, उस चीज की विफलता दर बहुत अधिक है। अगर महारानी को कुछ हो गया तो हमारी सांप लोग जनजाति। यूमेई ने उसके सामने बिना किसी उद्देश्य के हाथ हिलाए, कड़वी मुस्कान के साथ। अफसोस, महारानी कई वर्षों से डुहुआंग स्तर पर हैं। शायद वह थोड़ी बेसब्र हो गई है। हालांकि वह आमतौर पर इन चीजों की ज्यादा परवाह नहीं करती, लेकिन मुझे साफ पता है कि वह बहुत ज्यादा मजबूत बनना चाहती है। क्योंकि एक बार जब वह डुजोंग लेवल पर पहुंच जाएगी तो स्नैक पीपल ट्राइब की ताकत तेजी से बढ़ेगी और हमें अब इस बड़े रेगिस्तान में फंसना नहीं पड़ेगा। हालांकि हमने इतने सालों में खुद को ढाल लिया है, लेकिन हम स्नैक पीपल इस जगह के लिए सही नहीं है। आखिर हमारा ब्लड लाइन ठंडा है। मोबासी ने धीरे से आह भरी। यूमेई ने भी एक हल्की आह भरी, अपना सिर उठाया और रानी मेडुसा की ओर अपनी कड़वी नजर डाली, जिसका खूबसूरत चेहरा हवा में धीरे-धीरे मुस्कान से बेपरवाही में बदल गया। स्वर्गीय ज्वाला, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे स्वर्गीय ज्वाला मिली है? रानी मेडुसा ने अपनी पतली उंगलियों से अपने माथे से काले बालों की एक लट को हल्के से हटाया। उसकी खूबसूरत आंखों में, जो थोड़ी बैंगनी थी, ठंडक की झलक दिख रही थी। आधे साल पहले मैं रेगिस्तान में एक दवाई ढूंढ रहा था, तभी मुझे आसमान से एक आग की लपट की आभा महसूस हुई। मैंने इसे यहाँ तक ट्रैक किया। हालांकि मुझे महारानी तो नहीं मिली, लेकिन रास्ते में मुझे खून से सने कुछ रंगीन सांप के छिलके मिल गए। महारानी के शरीर पर रंगीन सांप के छिलके तभी दिखाई देते हैं जब वह पूरी ताकत से लड़ रही होती हैं। इसके अलावा हमने उन सांपों के स्केल्स पर हेवनली फ्लेम की खुशबू महसूस की। शायद जब महारानी ने स्वर्गीय ज्वाला ली तो वह भी उससे घायल हो गई थी, है ना? गुहे ने धीरे से कहा। रानी मेडुसा ने हल्के से अपने गुलाबी होठों को चाटा। उसकी अजीब सी पुतलियां गुहे को ध्यान से देख रही थी। उसके चारों ओर हल्की ठंडक छाई हुई थी। जैसे कि मेडुसा रानी की आंखों में बुरी नीयत को भांपते हुए गुहे सावधानी से काले चोगे वाले आदमी के पीछे हट गया, व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए, महाराज, मेरा कोई और इरादा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एक अल्केमिस्ट के लिए हेवनली फ्लेम कितनी जरूरी है। स्वर्गीय ज्वाला को खोजने के लिए मैंने जियामा साम्राज्य में लगभग कई अजीब जगहों की यात्रा की है। स्नैक पीपल ब्लड लाइन ठंडी है और हेवनली फ्लेम का आपके लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। इसलिए मुझे आशा है कि महारानी मुझे आपके हाथ से अन्य वस्तुओं को स्वर्गीय ज्वाला के बदले में देने की अनुमति देंगी। एक्सचेंज। ये सुनकर रानी मेडुसा ने हल्के से मजाक में अपनी भौहें चढ़ाईं और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुम एक अल्केमिस्ट हो तो जाहिर है कि तुम हेवनली फ्लेम की ताकत को मुझसे बेहतर जानते हो। मुझे बताइए, इसकी कीमत के बराबर आपको क्या पेशकश करनी होगी? थोड़ा सा मुंह बनाते हुए गुहे ने काफी देर तक सोचा। उसके चेहरे पर डर का एक अजीब सा भाव दिखाई दिया। फिर उसने ऊपर देखा और गहरी आवाज में कहा, मैं स्वर्गीय ज्वाला के लिए 2 6 रैंक डूलिंग गोलियां और एक 7 रैंक ट्रांसफॉर्मेशन गोली का आदान प्रदान करने को तैयार हूं। आप क्या सोचती हैं महारानी जी? जैसे ही गुहे के मुंह से शब्द निकले, यांशी और उसके आसपास के लोगों ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और हैरानी से गुहे को घूरने लगे। उनके बगल में खड़े काले कपड़े पहने आदमी ने भी अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। उसके काले कपड़ों के अंदर से हैरानी की झलक दिखी। शायद उसने गुहे से हेवनली फ्लेम के लिए इतने उदार होने की उम्मीद नहीं की थी। 6 रैंक डूलिंग पिल एक तरह की दवा वाली गोली है जिससे डुवांग के बड़े लोग भी जल सकते हैं। इस गोली का असर आसान है, फिर भी ये लोगों को इसकी चाहत कराती है क्योंकि इसका असर यह है कि इसे लेने वाले डुवांग लेवल के पावर हाउस को सीधे 1 स्टार लेवल तक ऊपर उठा देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई 2 स्टार डुवांग एक डूलिंग पिल खा लेता है तो वह कुछ ही दिनों में 3 स्टार डुवांग बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि डुवांग लेवल पर हर स्टार के बीच का गैप बहुत बड़ा है। कई डुवांग पावर हाउस सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी एक खास स्टार पर अटके हुए हैं। ऐसी बातें आम हैं, जिससे पता चलता है कि डूलिंग पिल कितनी कीमती है। बेशक डूलिंग पिल का असर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। एक बार जब कोई व्यक्ति एक गोली खा लेता है तो दूसरी डूलिंग पिल का उस पर असर खत्म हो जाता है। दूसरे शब्दों में, एक डुवांग अपने जीवन में केवल एक डूलिंग पिल खा सकता है, लेकिन फिर भी डूलिंग पिल अभी भी पावर हाउस क्लास के बीच सबसे पसंदीदा स्पिरिचुअल दवा है और अनगिनत लोग एक डूलिंग पिल पाने के लिए भारी कीमत चुकाने को भी तैयार हैं। और 6 रैंक डूलिंग पिल की तुलना में 7 रैंक ट्रांसफॉर्मेशन पिल और भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। ये गोली अनगिनत डुहुआन लेवल के जादुई जानवरों को पागल करने के लिए काफी है, क्योंकि सिर्फ एक गोली से वे अपना जानवर वाला रूप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं और तब से जादुई जानवरों की लंबी उम्र और इंसानों की तरह खेती करने का हुनर पा सकते हैं। इन दोनों इफेक्ट्स के सुपरपोजिशन से कुछ ऐसा बनता है जो डूजोंग या डूशिंग लेवल पर एक लेजेंडरी पावर हाउस बन सकता है। गुहे ने जो 2 चीजें निकाली उनसे कुछ लोग तो लगभग पागल हो गए। कोई हैरानी नहीं कि यांशी और आसपास के दूसरे लोगों को कुछ हैरानी हुई। निंगलुओ ने शहर की दीवार
के ऊपर यूमेई और मोबासी को हल्के से देखा। जाहिर है ये दोनों भी गुहे की दी गई कीमत से चौंक गए थे और उनके हैरानी भरे चेहरे के भाव काफी मजेदार लग रहे थे। उसकी नजर धीरे धीरे आसमान में ऊपर रानी मेडुसा पर गई। निंगलुओ की मुट्ठियां थोड़ी कस गईं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सहमत होगी। गुहे समेत सभी लोग जो निंगलुओ की तरह सोचते थे घबराई हुई निगाहों से चुप मेडुसा रानी पर नजरें गड़ाए उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। अनगिनत नजरों से देखी जा रही रानी मेडुसा आसमान में ऊपर बहुत देर तक चुप रही। उसने एक हल्की सी आह भरी अपने कामुक लाल होठों को दबाया और अपनी खूबसूरत आंखों में पछतावे के भाव के साथ गुहे को देखा और कुछ बेबसी से कहा, मुझे मानना पड़ेगा तुम्हारी शर्तें बहुत लुभावनी हैं, लेकिन क्षमा करें मैं अभी भी इसे आपके साथ नहीं बदलूंगा। रानी मेडुसा के मना करने वाले शब्द सुनकर कई लोग हैरान रह गए। हालांकि हेवनली फ्लेम की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन स्नैक पीपल ट्राइब के लिए यह चीज ज्यादा अपील नहीं करती है ना। आखिरकार उनके ठंडे खून की तुलना में हेवनली फ्लेम जो एक हिंसक और विनाशकारी चीज है, आग और पानी की तरह है, बिल्कुल बेमेल। इसलिए जब उन्होंने मेडुसा रानी के मना करने वाले शब्द सुने जिनमें थोड़ा अफसोस भी था, तो गुहे साथ ही यांशी, फैंगली और उनके साथ खड़े दूसरे बड़े लोग सभी हैरान रह गए। इस महिला का दिमाग खराब हो गया है। वह एक स्वर्गीय ज्वाला को क्यों रखती है जो उसके अपने लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। क्या इसे उसके काम की किसी चीज से बदलना बेहतर नहीं होगा? क्या ये दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है? यांशी ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कंफ्यूजन में बुदबुदाया। उसके बगल में विंडवॉकर फैंगली ने भी अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। उनकी हैरानी की तुलना में शहर की दीवार के ऊपर यूमेई और मोबासी ज्यादा शांत थे। मेडुसा रानी के मना करने पर वे पूरी तरह समझ गए कि वह क्या करना चाहती थी। अफसोस, जैसी कि उम्मीद थी, ऐसा लगता है कि महारानी वास्तव में वह काम करना चाहती हैं। नहीं तो वह ऐसी एक्सचेंज शर्तों को इतनी जोर से मना नहीं करती। यूमेई ने धीरे से आह भरी, मोबासी ने हल्के से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर चिंता और कड़वाहट की झलक थी। लेकिन निंगलुओ जानता था कि रानी मेडुसा स्वर्गीय ज्वाला की मदद से डू ज़ोंग तक आगे बढ़ना चाहती थी। उस समय रानी मेडुसा ट्रांसफॉर्मेशन पिल के बिना भी ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। इसके अलावा अगर वह डू ज़ोंग तक पहुंच जाती तो उनके स्नैक पीपल ट्राइब को इस रेतीली जमीन पर नहीं रहना पड़ता। आसमान में ऊपर गुहे के चेहरे पर हैरानी तुरंत गायब हो गई और वह थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर दूर खड़ी रानी मेडुसा को देखने लगा। उसने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, महाराज आपके इनकार की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे गोलमोल बातें करना पसंद नहीं है, इसलिए पिछली एक्सचेंज शर्तें ही सबसे कीमती चीजें थी जो मैं दे सकता था। शुरू में मैंने सोचा था कि वे महाराज को हटा देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से लगता है मैंने गलत अंदाजा लगा लिया। मास्टर गुहे, आपकी शर्तें वास्तव में मेरे लिए बहुत लुभावना है, लेकिन किसी वजह से हेवनली फ्लेम अभी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेडुसा रानी के मोहक चेहरे पर भी पछतावा साफ दिख रहा था। साफ है कि गुहे ने जो चीजें ऑफर की थी उन्हें लेकर वह बेपरवाह नहीं थी। गुहे ने आह भरी, उसका चेहरा थोड़ा उदास था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर रानी मेडुसा हेवनली फ्लेम का आदान प्रदान नहीं करना चाहती तो उनके ग्रुप की ताकत के साथ उसे जबरदस्ती मनाना बिल्कुल नामुमकिन होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप हेवनली फ्लेम को रखने के लिए इतने दृढ़ क्यों हैं? गुहे ने कड़वी मुस्कान के साथ पूछा। माफ करना, मैं नहीं कर सकती। मेडुसा रानी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर आलस से हाथ हिलाया और बेपरवाही से कहा, भूल जाओ मास्टर गुहे, तुम जहां से भी आए हो वहीं वापस चले जाओ। 114 काले कपड़े में रहस्यमयी आदमी। चैप्टर 114 रहस्यमयी काले कपड़े वाला आदमी। जहां तक उस रहस्यमयी मुआवजे की बात है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़ दो। मेरे स्नैक पीपल ट्राइब के 8 बड़े ट्राइब्स के लीडर पहले से ही यहां आ रहे हैं। उनमें से कुछ को तो मनुष्यों से सख्त नफरत है, इसलिए बाद में किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए। रानी मेडुसा की बातें सुनकर गुहे ने गहरी सांस ली और अपना सिर घुमाकर अपने साथियों की ओर देखा। उनका चेहरा बेबसी से भरा हुआ था। ओल्ड है, क्या हम ऐसे ही जा रहे हैं? यांशी ने दूर से रानी मेडुसा को देखा और भौहें चढ़ा ली। अगर हम नहीं जाएंगे तो हम और क्या कर सकते हैं? आप सभी रानी मेडुसा की ताकत जानते हैं, क्या आपको लगता है कि इसे जबरदस्ती हासिल करना मुमकिन है? गुहे ने आह भरी। गुहे की बातें सुनकर यांशी और फैंगली थोड़ा रुक गए। उनकी ताकत के साथ रानी मेडुसा को चुनौती देना स्वाभाविक रूप से असंभव था। तभी उनके बगल में एक डूलिंग एक्सपर्ट अचानक बाहर आ गया। डूलिंग ने काला लबादा पहना था और कोई भी उसका चेहरा साफ साफ नहीं देख पा रहा था। गुहे ने इस डूलिंग एक्सपर्ट को एक पब्लिक रिक्रूटमेंट नोटिस के जरिए भर्ती किया था, इसलिए गुहे को इस डूलिंग एक्सपर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हे एकमात्र ऊर्जा शरीर आप सभी को इस तरह से डराता है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति डूलिंग ने कहा। यांशी की हरकतें देखकर गुहे ने भी अपनी नजर काले कपड़े पहने आदमी की तरफ घुमाई, उसके बोलने का इंतजार करते हुए। जैसे ही ये शब्द निकले हर कोई बहुत हैरान हो गया और उनकी नजरें इस डूलिंग एक्सपर्ट पर टिक गईं। सबकी नजरों के नीचे काफी देर बाद ब्लैक रोब थोड़ा हिला और वह धीरे-धीरे एक कदम आगे बढ़ा। ब्लैक रोब थोड़ा ऊपर उठा और वह मुस्कुराई। मैंने एक बार गलती से एक पुरानी किताब में स्नैक पीपल ट्राइब की रानी के बारे में एक खबर देखी थी। उसमें लिखा था कि जब रानी मेडुसा डू हुआन की चोटी पर पहुंचती है, अगर उसे कई अच्छी मुलाकातें मिलती हैं तो वह एक अजीब इवोल्यूशन से गुजर सकती है। इवोल्यूशन के बाद रानी मेडुसा न सिर्फ आजादी से इंसानी रूप में बदल पाएगी, इसके अलावा उसकी ताकत नेचुरली डू ज़ोंग एक्सपर्ट बनने के लिए बढ़ेगी। हालांकि इस इवोल्यूशन का सक्सेस रेट काफी कम लगता है और सबसे जरूरी बात, इस इवोल्यूशन के लिए जरूरी चीज एक एबनॉर्मल फ्लेम है। मुझे लगता है महाराज आप एबनॉर्मल फ्लेम को एक्सचेंज नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप इसका इस्तेमाल इस इवोल्यूशन के लिए करने का प्लान बना रहे हैं, है ना? ब्लैक रोब मैन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और शांति से कहा। काले कपड़े पहने आदमी की बातें सुनकर रानी मेडुसा के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उसकी मनमोहक आंखें काले कपड़े पहने आदमी को ध्यान से देख रही थी। उनमें एक ठंडक दौड़ रही थी और उसने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी बातें जानते हो। ये सच में मुझे हैरान करता है। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक डूलिंग नहीं हो, है ना? आपने सही अनुमान लगाया और न केवल मुझे पता है कि आपको अपने विकास को पूरा करने के लिए एक सामान्य लॉ की आवश्यकता है, मुझे ये भी पता है कि वर्तमान आप केवल एक ऊर्जा शरीर है जिसमें रानी मेडुसा की इच्छा शक्ति का कुछ अंश है। मुझे लगता है कि असली रानी मेडुसा कहीं न कहीं इवोल्यूशन की तैयारी कर रही होगी, है ना? काले कपड़े पहने आदमी ने बेपरवाही से कहा। जैसे ही ब्लैक रोब मैन बोला, दोनों तरफ के सब लोग थोड़ा कांप गए। यूमेई और मोबासी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में थोड़ी चिंता देखी। आप कह रहे हैं कि अभी की रानी मेडुसा सिर्फ एक एनर्जी बॉडी है? यांशी ने दूर खड़ी रानी मेडुसा की तरफ इशारा किया। उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रही है। हम काले चोगे वाले आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया। उसका पैर हल्के से उठा, फिर वह चुपचाप नीचे उतर गई और उसका शरीर तुरंत गायब हो गया। जैसे ही काले कपड़े वाला आदमी गायब हुआ, दूर से रानी मेडुसा का खूबसूरत चेहरा थोड़ा बदल गया। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, उसके पीछे एक काली परछाई दिखाई दी और एक हाथ हल्के से बढ़ा जो रानी मेडुसा की पीठ पर तेजी और धीरे से पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ब्लैक रोब वाले आदमी को तुरंत चमकते और हरकत करते देख यूमेई और मोबासी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। अपने एनर्जी विंग्स फड़फड़ाते हुए वे तेजी से ब्लैक रोब वाले आदमी की ओर दौड़े। हे तुम दोनों को दखल नहीं देना चाहिए। दो परछाइयां चमकी और बीच में यांशी और फैंगली ने उन दोनों को रोक दिया। आसमान में जो माहौल कुछ हद तक अच्छा था वह अचानक टेंशन वाला हो गया। अपने आसपास के शोरगुल को नजरअंदाज करते हुए काले चोगे वाला आदमी थोड़ा आगे झुका, अपने सामने खड़ी सख्त रानी मेडुसा को देखते हुए और धीरे से कहा, क्या मैं सही हूं महाराज? महामहिम आप सच में डूलिंग नहीं है। आपने मेरे एनर्जी क्लोन को इतनी जल्दी एक्सपोज कर दिया। रानी मेडुसा ने अपनी लंबी आंखें सिकुड़ी और हंसी। उनके शांत व्यवहार में रोके जाने पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। शायद महाराज के असली शरीर को अभी नहीं छेड़ा जा सकता, है ना? वरना आप हमें इतनी गुस्ताखी नहीं करने देते। यह एक अच्छा मौका है। काले कपड़े पहने आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी और उसकी हथेली अचानक कांपने लगी। उसके शरीर से एक जोरदार ताकत निकली जो रानी मेडुसा की पीठ पर जोर से लगी। तुरंत हल्की दबी हुई आवाज के साथ हवा में मौजूद खूबसूरत रानी मेडुसा हल्के बैंगनी धुएं के गुबार में बदल गई जो धीरे धीरे ऊपर उठकर गायब हो गया। क्या तुम हुन कबीले से हो? रानी मेडुसा तुरंत चौंक गई और काले कपड़े पहने आदमी को अविश्वास से देखने लगी। हुन वंश का कोई व्यक्ति? निंगलुओ बहुत हैरान था। उसे नहीं पता था कि हुन कबीले का कोई यहाँ क्यों आएगा, लेकिन अगर वे आते भी तो पक्का किसी अच्छे काम के लिए नहीं आते। हुन कबीला और प्राचीन कबीला हमेशा से कट्टर दुश्मन रहे थे, इसलिए निंगलुओ हुन कबीले से बहुत नाराज था। लेकिन अब निंगलुओ ग्रीन लॉर्ड्स कोर फ्लेम पर कब्जा करना चाहता था। उसके पास हुन कबीले की चिंता करने का समय नहीं था। वे जितनी जोरदार लड़ाई करेंगे उसके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। जहां तक स्नैक पीपल ट्राइब या पिल्किंग गुहे की बात है, उनका उसे क्या लेना देना था? उन्हें लड़ने दो और वह मछुआरा बन जाएगा। आसमान में लड़ाई जारी रही। जैसे ही ब्लैक रोब मैन ने क्वीन मेडुसा की एनर्जी बॉडी को बिखेरा, यूमेई और मोबासी के चेहरों पर एक साथ गुस्से का भाव आ गया। बाद वाले ने अचानक अपना सिर घुमाया और नीचे शहर की दीवार पर खड़े अनगिनत गार्ड्स पर चिल्लाया, इन इंसानों को मार डालो।
मौबासी का हुक्म सुनते ही शहर की दीवार से गुस्से की एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी। अनगिनत सांप लोगों ने अपने हाथों में जहरीले भाले पकड़े और 2 कदम पीछे हटने के बाद वे अचानक आगे बढ़े। उनके जहरीले भाले उनके हाथों से छूट गए। तुरंत जहरीले भालों की एक घनी बारिश आसमान में छा गई, जो दूर खड़े काले कपड़े पहने आदमी और गुहे की ओर जा रही थी। हवा के तेज झोंके की आवाज से लोगों के कानों में हल्का दर्द होने लगा। आसमान में जहरीले भालों की तेज बारिश को बेपरवाही से देखते हुए काले कपड़े पहने आदमी का शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला। अपनी आस्तीन को हल्के से हिलाने से एक बड़ा हरा बवंडर अचानक उसके सामने आ गया। हरा बवंडर तेज रफ्तार से घूम रहा था और जमीन पर पीली रेत लगातार उसमें खींचती जा रही थी। बढ़ते हुए बड़े बवंडर को देखते हुए काले कपड़े पहने आदमी ने जैसे मच्छर मार रहा हो लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। तुरंत शक्तिशाली बवंडर आया और जहरीले भालों की जबरदस्त बारिश तूफान से निकली तेज सक्शन फोर्स से टूट गई। कुछ जहरीले भाले जो कभी-कभी तूफान में घुस जाते थे, अब गुहे और उसके पीछे के दूसरों के लिए कोई खतरा नहीं बन सकते थे। काले चोगे के नीचे एक जोड़ी आंखें शहर की दीवार से फेंके जा रहे जहरीले भालों की लगातार लहरों को घूर रही थी, जिन्हें तूफान रोक रहा था। उसने अपना शरीर थोड़ा घुमाया, गुहे और दूसरों को देखा और शांति से कहा, घुसपैठ करो। रानी मेडुसा इस समय एक जरूरी मोड़ पर होंगी। इस समय वह बहुत कमजोर हैं। अगर तुम अजीब आग पाना चाहते हो तो यही एक मौका है। आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? गुहे ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है, काले चोगे वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर गुहे ने थोड़ा मुंह बनाया। कुछ देर सोचने के बाद उसने गंभीर भाव से सिर हिलाया। वह ऐसा इंसान नहीं था जो फैसला न कर पाए। जब फैसला करने का समय होता था तो वह कभी भी किसी छोटे-मोटे नैतिक मुद्दों की वजह से कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। ओल्ड फैंगली, चलो तुम दोनों मोबासी और दूसरे को ब्लॉक करने में मदद करो। मैं अजीब आग की तलाश में शहर में जाऊंगा। अचानक हाथ हिलाते हुए गुहे ने गहरी आवाज में कहा। हे जब तुम कह रहे हो तो चलो एक बड़ी लड़ाई करते हैं। वैसे भी तुम ही बड़े खर्चे वाले हो, चोट जितनी ज्यादा गंभीर होगी इनाम उतना ही ज्यादा मिलेगा। यांशी मुस्कुराए और जोर से हंसी। ये सुनकर गुहे ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और उसके पीछे धीरे-धीरे बड़े दुखी पंख दिखाई दिए। उसके पैरों ने खाली जगह पर टैप किया और उसका शरीर सबसे पहले शहर की ओर बढ़ा। तुरंत रुक जाओ। गुहे की हरकतें देखकर शहर की दीवार पर खड़े यूमी और मोबासी तुरंत जाग गए। उनके चेहरे गंभीर थे क्योंकि उन्होंने उसे रोक दिया था। 115 निंगलुओ ने एक्शन लिया। चैप्टर 115 निंगलुओ ने अपनी चाल चली। हे तुम्हारे विरोधी हम हैं। हवा को तोड़ने वाली तेज एनर्जी हवा में उछली और यूमी और दूसरे व्यक्ति की तरफ बुरी तरह से टकराई। हमले से बचते हुए यांशे और फैंगली तेजी से यूमी और दूसरे व्यक्ति के सामने आ गए और उन्हें रोकते हुए मुस्कुराए। मेडुसा स्नेक गार्ड्स, उसे रोको। गुहे को फिर से सीधे शहर में भागते देख यूमी का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और शहर की दीवार की ओर ठंडे स्वर में चिल्लाई। हाँ, एक ठंडा एक जैसा जवाब गूंजा और फिर शहर की दीवार की ऊंचाई का इस्तेमाल करते हुए एक दर्जन से ज्यादा रोशनी की किरणें बिजली की तरह गुहे पर पड़ी। एक दर्जन से ज्यादा सांप लोग जो थोड़े अजीब कपड़े पहने हुए थे, जहरीले सांपों जैसी डरावनी आंखों से गुहे को घूर रहे थे। एक ठंडी चीख के साथ करीब दर्जन भर लोगों ने लगभग एक साथ अपने फिगर दिखाए और तेजी से निकली एनर्जी जैसे ही हवा में उड़ी एक दूसरे में मिलने लगी। जैसे ही एनर्जी रहस्यमय तरीके से मिली, उसमें मौजूद पावर भी तेजी से बढ़ने लगी। गुहे ने शांति से दर्जन भर स्नैक पीपल के हमले को देखा। बस एक नजर में उसने उनकी ताकत साफ पहचान ली। 2 डूलिंग और 10 से ज्यादा ग्रेड 2 मास्टर। ये लेवल उनकी अजीब कॉम्बो टेक्निक के बावजूद जो अटैक पावर को बढ़ा सकती थी, गुहे के लिए अभी भी बहुत कमजोर था। जैसे ही उसकी हथेली खुली और बंद हुई, एक हल्की नीली लौ ने तुरंत गुहे के शरीर को घेर लिया। अपनी पीठ पर पंखों को हल्का सा फड़फड़ाते हुए उसने तेजी से बिजली की तरह एक हाथ की सील बनाई और फुसफुसाया, नीली लौ उठ रही है। जैसे ही वह चिल्लाया, गुहे के सामने अचानक एक हल्की नीली लौ दिखाई दी। उसके हाथ के एक इशारे से वह लगभग एक दर्जन सांप लोगों की ओर बढ़ी और आसमान और धरती को ढक लिया। पहले के लगभग एक दर्जन सांप लोगों की मिली-जुली एनर्जी इस हल्की नीली लौ के नीचे खत्म हो गई। अपने पंखों को हल्का सा फड़फड़ाते हुए वह बिजली की तरह दर्जन भर स्नैक पीपल के डिफेंस को भेदता हुआ आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, एनर्जी निकली और तुरंत दर्जन भर स्नैक पीपल ने खून थूका और पीछे हट गए। इन रुकावटों को सबसे तेज स्पीड से पीछे हटाने के बाद जैसे ही गुहे शहर में घुसने वाला था, अचानक नीचे से एनर्जी का एक तेज झोंका आया, जो इतना तेज था कि उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से पीछे हट गया, मुश्किल से अपनी ओर उड़ रहे एक स्नैक स्पीयर से बच पाया। मेडुसा स्नैक गार्ड कैप्टन हुआ शेर, एक सुंदर आकृति हवा में चमकी और महिला ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। डूबांग, हम स्नैक पीपल ट्राइब में सच में कई ताकतवर लोग हैं। अपने सामने आई औरत को देखकर गुहे को थोड़ी देर के लिए उसकी ताकत का एहसास हुआ और वह बेबस होकर आग भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके सामने बैठी औरत का गुहे से बात करने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। उसने एक तेज स्नैक स्पीयर उठाया और अपनी सांप की पूंछ हवा में हिलाकर वह गुहे पर जबरदस्त एनर्जी के साथ टूट पड़ी। लेकिन जैसे ही गुहे आगे बढ़ने और लड़ने की तैयारी कर रहा था, ब्लैक रोब मैन अचानक प्रकट हुआ और बेपरवाही से बोला, उसे मेरे पास छोड़ दो। तुम जाकर हेवनली फ्लेम ढूंढो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एक बार जब क्वीन मेडुसा सफलतापूर्वक इवॉल्व हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हमें बस जितना हो सके उतना दूर भागना होगा। समझ गया। काले कपड़े पहने आदमी को अपने सामने आते देख गुहे ने जल्दी से सिर हिलाया। चेतावनी देने के बाद वह हुआ शेर की गुस्से भरी नजरों के नीचे बिजली की तरह तेजी से शहर में घुस गया। निंगलुओ आसमान में लड़ाई देख रहा था। उसने अफरा-तफरी का फायदा उठाकर मेन हॉल के बीच की तरफ चुपके से चला गया। वह मेन हॉल में गया और तभी उसे एक स्वर्गीय लौ का कंपन महसूस हुआ। उसे पता था कि स्वर्गीय लौ जरूर अंदर होगी। जब शहर की दीवार पर अफरा-तफरी मची हुई थी तो किसी ने भी शहर की दीवार के बाहर से चुपके से आती एक परछाई पर ध्यान नहीं दिया। रास्ते में कभी-कभी मिलने वाले कुछ सांप लोगों से निपटने के बाद वह बड़े शहर में तेजी से भागा। निंगलुओ करीब 10 मिनट तक दौड़ा, फिर अचानक उसकी नजर साफ हो गई। उसकी आंखों के सामने एक छोटी साफ झील दिखाई दी। झील के बीच में एक छोटा सा टापू था। आसपास का पानी लहरों जैसा था और वहां तक जाने के लिए कोई पुल नहीं था। झील के किनारे पर खड़े होकर निंगलुओ ने साफ अथाह पानी को देखा, अपने होंठ चाटे और अपनी पीठ पर पंख हल्के से फड़फड़ाए। लेकिन जैसे ही उसका शरीर झील की सतह से लगभग 1 मीटर ऊपर गया, एक अजीब सी एनर्जी ने अचानक उसके शरीर को झील के पानी में पटक दिया। जैसे ही उसका शरीर झील के पानी को छूने वाला था, उसके पैर की उंगलियों ने हल्के से उस पर टैप किया। इस उछाल का इस्तेमाल करते हुए उसका शरीर झील की सतह को छूते हुए वापस झील के किनारे आ गया। झील के किनारे खड़े होकर निंगलुओ ने साफ पानी को देखा, दांत पीसे, फिर आंखें बंद की और छपाक से पानी में कूद गया। उसका शरीर मछली की तरह पानी से बाहर निकलकर साफ झील में जा गिरा। निंगलुओ की नजर उसके शरीर पर लगी बैंगनी आग पर पड़ी और वह निगलने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय बैंगनी आग के अजीब टेंपरेचर में आसपास की झील का पानी पहले से ही बर्तन की तरह उबल रहा था, लगातार सफेद झाग के साथ बुदबुदा रहा था, जबकि हल्की गहरी बैंगनी लिक्विड जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई दे रही थी, धीरे-धीरे निकल रही थी। लेकिन जब ये गहरे बैंगनी रंग के लिक्विड हड्डी जैसी सफेद आग के संपर्क में आने वाले थे, तो वे हड्डी कंपा देने वाली आग से बहुत बारीक बर्फ के धागों में जम गए, जो फिर धीरे-धीरे झील के नीचे डूब गए। अपने आसपास लगातार उभर रहे बैंगनी बर्फ के धागों को देखकर निंगलुओ के सिर में झुनझुनी होने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह शांत दिखने वाली झील चुपके से इतना खतरनाक जहर छिपा सकती है। निंगलुओ ने अपने पैरों से धक्का दिया, उसका सिर पानी की सतह से टकराया। उसने झील के बीच में बने छोटे से आइलैंड को देखा, हल्की सांस छोड़ी, फिर तेजी से अपने हाथ हिलाए। जैसे-जैसे वह धीरे-धीरे झील के पास पहुंचा, उसके शरीर से पानी का निशान बनता गया। वह लगातार तैरता रहा जब तक कि वह झील के बीच में छोटे से आइलैंड के पास नहीं पहुंच गया। जैसे ही निंगलुओ राहत की सांस लेने वाला था, उसके सामने शांत झील की सतह अचानक पानी के तेज छींटे के साथ फट गई। अचानक हुई इस स्थिति से निंगलुओ का दिल बैठ गया। उसने ऊपर देखा, पानी के छींटे पड़ने की जगह को ध्यान से देखा और एक पल बाद उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। पानी की फुहारें धीरे-धीरे कम होने लगीं। एक पल में एक बड़ा सांप जो हरे रंग के स्केल से ढका था और जिसका सिर तिकोना था, अचानक झील के नीचे से निकला। फिर उसने अपना बड़ा सांप खोला और निंगलुओ की तरफ बुरी तरह काटा। उसकी रोम्बोइड पुतलियां बहुत गुस्से से भर गई थीं। बड़े सांप के जोरदार हमले का सामना करते हुए निंगलुओ ने अपनी हथेली पानी पर पटकी, जिससे पानी हर जगह फैल गया। इस जोर का इस्तेमाल करके निंगलुओ का शरीर पूरी तरह से पानी से बाहर निकल आया। थोड़ा नीचे की ओर झुकते हुए झील की सतह के साथ लगभग एक पैरेलल आर्क बनाते हुए उसके पैर की उंगलियों ने बिजली की तरह हाथी लहर पर हल्के से टैप किया। तुरंत निंगलुओ का शरीर एक धमाके के साथ तोप के गोले की तरह बाहर निकला और पानी की सतह को छूता हुआ निकल गया।
बैंग बैंग बैंग, वह तेजी से छोटे से आइलैंड की तरफ भागा। उसके पीछे लहरों की कई तेज आवाजें सुनाई दे रही थी, जो उस बड़े सांप के हमलों की आवाज थी जो अपना निशाना चुक रहे थे। निंगलुओ ने अपने पीछे हवा से आ रही मछली जैसी गंध पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस टक्कर के मोमेंटम का इस्तेमाल करके उसने बार-बार बड़े सांप के कई हमलों को चकमा दिया। आखिर में जब वह छोटे से आइलैंड से सिर्फ 10 मीटर दूर था, उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा सांप, जिसका मुंह खुला हुआ था, पानी से बाहर निकलकर उसका पीछा कर रहा था। 116 सुंदरता नहाती है। चैप्टर 116 ब्यूटी नहाती है। हल्की सी हंसी के साथ निंगलुओ ने अपनी स्टोरेज रिंग को झटका और उसमें से एक लकड़ी का बोर्ड पानी पर गिर गया। जैसे ही झील में मौजूद जहरीले लिक्विड से ये खराब होने वाला था, निंगलुओ ने अपने पैर की उंगलियां उस पर रख दी। उसका शरीर थोड़ा डूब गया। फिर वह फिर से आगे बढ़ा और एक पल बाद वह आखिरकार आइलैंड की रेंज में पहुंच गया। उसका शरीर हवा में उछल रहा था। उसके पैर थोड़े मुड़े हुए थे और उसकी हथेलियां जमीन पर हल्के से दबा रही थी जब वह स्थिर होकर नीचे उतरा। छोटे से द्वीप पर कदम रखते ही निंगलुओ ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि जब से वह आइलैंड के 10 मीटर के अंदर आया है, वह खतरनाक बड़ा सांप सावधान हो गया है और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उसकी पूंछ हिल रही है और वह आइलैंड के बाहर ही खड़ा है। उसने अपनी लाल सांप जैसी जीभ हिलाई। निंगलुओ को बहुत देर तक गुस्से से घूरता रहा, फिर बिना मन के झील के नीचे डूब गया। झील को धीरे-धीरे शांत होते देख निंगलुओ ने आखिरकार राहत की सांस ली और मुड़कर छोटे से द्वीप को देखा। यह आइलैंड बहुत बड़ा नहीं था। यहाँ हरे-भरे बांस के जंगल थे और हर जगह कुछ फूल और पौधे उगे हुए थे, जो देखने में बहुत सुंदर और रौनकदार लग रहे थे। एक अजीब आग की आभा। इतनी पास से गहरी सांस लेते हुए ऐसा लगा कि निंगलुओ भी आइलैंड के अंदर छिपी अजीब आग को महसूस कर सकता है। उसकी गहरी आंखों में आग की लपटें नाच रही थीं और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली थी। निंगलुओ ने मन ही मन कसम खाई कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, उसे एबनॉर्मल फ्लेम जरूर मिलेगी। नहीं, असामान्य लॉ के अलावा रानी मेडुसा भी थी। वह उसकी देवियों में से एक थी और उसे साइन इन का मौका चाहिए था। निंगलुओ की सांस धीरे-धीरे स्थिर हो गई। झील के किनारे खड़े होकर काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसने हल्के कदम उठाए और धीरे-धीरे बांस के जंगल में घुस गया। बांस के जंगल में छोटे से रास्ते पर चलते हुए माहौल शांत था। घास पर निंगलुओ के कदमों की बहुत हल्की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। उसके कदम धीमे थे। वह कई छोटे रास्तों के आखिर में मुड़ा और आगे का नजारा धीरे-धीरे खुलने लगा। जैसे ही वह छोटे रास्ते के कोने पर मुड़ा, निंगलुओ का शरीर अचानक नीचे झुक गया और वह जल्दी से घास के एक झुंड में छिप गया। पत्तों के बीच की खाली जगह से उसकी नजर छोटे से द्वीप के बीच में एक खुली जगह पर पड़ी। यह एक गोल खुला एरिया था जिसके आसपास के बांस और फूलों की झाड़ियां पूरी तरह से साफ कर दी गई थी। छोटे-छोटे चिकने कंकड़ बिखरे हुए थे जिससे खुली जगह के बीच में एक छोटा सा तालाब बन गया था। छोटा सा पूल एकदम साफ लिक्विड से भरा हुआ था और उसकी सतह पर सफेद धुंध घूम रही थी। दूर से भी निंगलुओ को उसमें मौजूद बहुत ज्यादा ठंडक महसूस हो रही थी। आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग। उसकी नजर क्रिस्टल जैसे लिक्विड पर टिकी हुई थी। काफी देर बाद निंगलुओ ने अपने दिल में एक लंबी गहरी सांस ली। ये स्थान वास्तव में इसके एक छोटे से तालाब से भरा हुआ था। टीएस ये पैमाना बस भयानक रूप से भव्य था। उसके दिल का झटका धीरे-धीरे कम हुआ और निंगलुओ ने धीरे-धीरे अपनी नजरें हटाईं। आखिर में छोटे से तालाब के बीच में अजीब क्रिस्टल से बने कमल के आसन पर टिक गया। इस समय कमल आसन से हरी लपटों का एक समूह धीरे-धीरे उठ रहा था। हरी लपटों के इस झुंड को देखकर निंगलुओ की पुतलियां अचानक सिकुड़कर सुई की नोक जितनी हो गईं। उसकी गहरी आंखों में इच्छा नाम का एक जुनून निंगलुओ की बंदिशों को तोड़कर उस जवान आदमी के नाजुक चेहरे पर बिना किसी दिखावट के दिखाई दिया। हरी लपटों का यह समूह बहुत आध्यात्मिक था। जैसे-जैसे वह धीरे-धीरे टिमटिमाता, वह कभी कमल के फूल के आकार में सिकुड़ जाता और कभी एक छोटे पतले हरे रंग के फ्लेम स्नैक के रूप में कमल के आसन पर मंडराता और चक्कर लगाता, शांत और बहुत प्यारा दिखता। बिना पलक झपकाए झाड़ियों में छिपा निंगलुओ लगातार बदलती हरी लौ को घूर रहा था। उसका मुंह बेकाबू होकर फड़क रहा था। जोश में उसके हाथ जमीन पर दबे हुए थे और कीचड़ वाली मिट्टी में पहले ही गहराई तक धंस चुके थे। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। हरी लपटों के झुंड को ध्यान से देखते हुए निंगलुओ ने अपने होंठ भींच लिए। हालांकि उसने कभी नहीं देखा था कि ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम कैसी दिखती है। साफ तौर पर वह क्रिस्टल कमल का प्लेटफॉर्म कोई आम चीज नहीं थी। हर बार जब हरी लौ कमल आसन की रेंज से बाहर निकलने वाली होती तो अचानक एक हल्की सफेद रोशनी की शील्ड दिखाई देती, फिर अजीब लौ को वापस उछाल देती। निंगलुओ ने पूल को ध्यान से देखा और पाया कि हर बार जब अजीब लौ लाइट शील्ड के संपर्क में आती थी तो पूल में आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग धीरे-धीरे थोड़ा कम हो जाता था। साफ है, क्रिस्टल लोड सीड ने हरी लौ को अपने अंदर सीमित करने के लिए आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग की शक्ति का इस्तेमाल किया होगा। छोटे से पूल को देखने के बाद निंगलुओ की नजर बाईं ओर चली गई। जब एक ऐसा खूबसूरत चेहरा सामने आया जो लगभग मनमोहक था, तो निंगलुओ की पहले से ही धुंधली आभा जाने में और भी दब गई। इस डू 1 लेवल के सुपर एक्सपर्ट का सामना करते हुए निंगलुओ को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर एक बड़ा पत्थर दबा दिया गया हो, जो बहुत ज्यादा दबाव वाला था। इस समय रानी मेडुसा उस एनर्जी बॉडी से अलग नहीं थी जो पहले शहर के बाहर दिखाई दी थी। एक शानदार और महंगा बैंगनी ब्रोकेट का रोब उसके सुंदर शरीर को ढके हुए था। उसका कामुक और जोशीला फिगर मनमोहक आकर्षण बिखेर रहा था। पतली हल्के बैंगनी रंग की दो आंखें अपनी मनमोहक नजर से लगभग हर आदमी का ध्यान अपनी ओर खींच सकती थी। बैंगनी ब्रोकेट के कपड़े के नीचे बैंगनी सांप की पूंछ का एक हिस्सा दिख रहा था जो आलस से लहरा रहा था और उसमें जंगलीपन और एक अनोखा आकर्षण था। रानी मेडुसा की खूबसूरत आंखें अब छोटे से तालाब में हरी लौ पर टिकी थी और रोशनी के रिफ्लेक्शन में उनकी हल्की बैंगनी आंखों में लौ की चमक चमक रही थी। काफी देर तक चुपचाप हरी लौ को घूरने के बाद रानी मेडुसा ने अचानक धीरे से आग भरी आसमान की तरफ देखा और फिर अपनी सांप जैसी पूंछ को थोड़ा हिलाते हुए उसका आग जैसा नाजुक शरीर धीरे-धीरे खड़ा हो गया। समय हो गया है, उसने धीमी आवाज में कहा। रानी मेडुसा के मनमोहक चेहरे पर थोड़ी सी झिझक झलक गई। एक पल बाद झिझक पक्के इरादे में बदल गई। उसके बैंगनी ब्रोकेट रोब के नीचे उसकी बर्फ जैसी सफेद कलाइयों के दो हिस्से दिख रहे थे। उसके पतले हाथों ने धीरे-धीरे उसके शरीर के सामने कई हैंड सील बना दी। जैसे ही रानी मेडुसा के हाथ की मुहरें बदली, क्रिस्टल कमल का आसन अचानक जोर से कांपने लगा और उसके ऊपर का हल्का पर्दा धीरे-धीरे गायब हो गया। और जब लाइट का पर्दा गायब हुआ तो अंदर की बेकाबू हरी लौ अचानक बाहर निकल आई। हवा में तेजी से बढ़ती हुई पलक झपकते ही एक भयानक आग में बदल गई। हरी लपटों के इस झुंड के नीचे छोटे से पूल में बर्फ जैसा ठंडा झरना साफ दिख रहा था। अपने आसपास तेजी से मुरझाते बांस को नजरअंदाज करते हुए रानी मेडुसा ने धीरे से अपने लाल होठों को काटा और उसके जेड रंग के हाथों ने धीरे-धीरे अपने ब्रोकेट रोब के बटन खोले। फिर एक परफेक्ट जेड जैसा शरीर मानो स्वर्ग का कोई मास्टरपीस हो बांस के जंगल में बिना कपड़ों के दिखा। हरे भरे बांस के जंगल में उसका परफेक्ट भरा हुआ जेड जैसा शरीर प्यास जगाने वाला आकर्षण दिखा रहा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर अनजाने में ही एक परी जैसा आकर्षक आकर्षण दिख रहा था और उसकी लंबी गोरी गर्दन पर एक सुंदर कप दिख रहा था। 117 अजीब आग जल रही है। चैप्टर 117 स्वर्गीय ज्वाला भस्मीकरण। उसकी गर्दन से पानी की एक क्रिस्टल जैसी साफ बूंद निकली, फिर नीचे लुढ़की और उसके शरीर पर खूबसूरती से एक शानदार चाप बनाकर नीचे टपकने लगी। उसकी पतली कमर पकड़ने के लिए मुश्किल से ही काफी लग रही थी, फिर भी अपनी नाजुक पतली कमर के बीच उसमें एक मजबूती का एहसास था। उसके सपाट और मुलायम पेट पर कोई फालतू मांस नहीं था और एक नजर में उसे छूने और धीरे से सहलाने की जबरदस्त इच्छा होती थी। उस पतली कमर के नीचे एक जंगली बैंगनी सांप की पूंछ थी। पूंछ धीरे-धीरे हिल रही थी, बिना किसी हिचकिचाहट के एक अनोखा आकर्षण दिखा रही थी। घास में छिपा निंगलुओ हैरान होकर उस नंगे आकर्षक शरीर को देख रहा था जो इंसानों को पागल कर सकता था। अनजान में अचानक उसके पेट के निचले हिस्से में एक भयानक आग भड़क उठी जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। काफी देर बाद उसने अपने दांत पीसे अपनी रुकी हुई घुमाई और अपने अंदर की बेचैन भयानक आग को दबाया। ये औरत बहुत डरावनी है ना? जब उसने फिर से अपना सिर उठाया तो निंगलुओ ने सिर्फ हवा में जलती हुई स्वर्गीय लौ पर अपनी नजरें टिकाने की हिम्मत की। अब उस मनमोहक शरीर को देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे डर था कि एक भी गलती उसे बेनकाब कर देगी। बैंगनी ब्रोकेट के कपड़े को जमीन पर गिरने देकर मेडुसा धीरे-धीरे आगे बढ़ी। उसकी खूबसूरत आंखें आसमान में हरी लपटों के झुंड पर एक टक टिकी थी। उसने अपने लाल होठों को काटा और धीरे से कहा, अगर मैं पारंपरिक तरीकों से साधना करूं तो मुझे नहीं पता कि मैं कब डू ज़ोन की दहलीज तक पहुंचूंगी। इसलिए डू ज़ोन तक तेजी से आगे बढ़ने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। उसका पतला जेड जैसा हाथ धीरे से उसके कंधे पर दबा। मेडुसा हवा में हेवनली फ्लेम की ओर थोड़ा झुकी, फिर धीरे से अपना सिर उठाकर शहर की दीवार के पास तेज एनर्जी के उतार चढ़ाव वाली जगह को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में ठंडक की एक झलक दिखी। उसने अपनी नाजुक उंगली से अपने माथे से हरे बालों को हटाया और बेपरवाही से कहा, अगर इवोल्यूशन कामयाब हो गया तो आज यहाँ मौजूद सभी इंसान हमेशा के लिए रेगिस्तान में ही रह जाएंगे। ये थोड़ी डरावनी बातें कहने के बाद मेडुसा ने आराम से अपने हरे बालों को बांधने वाला बैंगनी रिबन खींच लिया। तुरंत उसके काले रेशमी बाल नीचे गिर गए और सीधे उसकी कमर तक आ गए। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके बाल भी उसके साथ हिल रहे थे और इस आम हरकत ने मेडुसा के आकर्षण को और बढ़ा दिया। अपने हाथों को धीरे से जोड़कर मेडुसा ने अपनी खूबसूरत आंखें थोड़ी सी बंद कर ली। उसके जैसे हाथ लगातार अजीब सी मुहरें बना रहे थे। जैसे-जैसे उसके हाथों की मुहरें बदली, बांस के जंगल के अंदर दुनिया की एनर्जी का उतार चढ़ाव अचानक तेज हो गया। झाड़ियों में छिपा निंगलुओ ये बदलाव देखकर तुरंत चौंक गया।
उसने अपने शरीर को थोड़ा सा झुका लिया, किसी भी पल किसी भी अचानक स्थिति का सामना करने के लिए तैयार। वह असल में क्या करने की कोशिश कर रही है? बांस के जंगल में उतार चढ़ाव तेजी से बढ़ता गया और आखिर में छोटे से आइलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा एनर्जी वर्टेक्स बन गया। निंगलुओ ने ये बदलाव देखते हुए हैरानी से कहा। रोशनी लगातार फैलती और सिकुड़ती रही। कुछ देर बाद रोशनी के अंदर से एक दहाड़ गूंजी, जो कुछ शेर और कुछ बाघ जैसी थी। इस दहाड़ के कुछ देर बाद चमकदार रोशनी अचानक तेज हो गई। इस तेज रोशनी में निंगलुओ ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें फिर से खोली और हैरान होकर देखा कि एक बैंगनी रंग का बड़ा सांप, जो आसानी से 10 झांग लंबा था, छोटे से आइलैंड के ऊपर लटका हुआ था। बैंगनी रंग के बड़े सांप का शरीर पतला और ताकतवर था, जिसमें एक खूबसूरती थी। उसकी हल्की बैंगनी रंग की पुतलियां उस बड़े सांप की तरह खतरनाक नहीं थी, जिससे निंगलुओ को पहले झील में सामना हुआ था, बल्कि उनमें शांति और बेफिक्री का एहसास था। बैंगनी रंग के बड़े सांप ने धीरे-धीरे हवा में अपना शरीर घुमाया, उसका बड़ा सिर थोड़ा सा शहर की अस्त-व्यस्त दीवार की तरफ मुड़ा। तभी उसकी हल्की बैंगनी आंखों की पुतलियों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। शहर की दीवार के पास काले कपड़े वाला आदमी हवा में तैर रहा था और सामने खड़ी अस्त-व्यस्त हालत में हुआ शेर पर एक हल्की नजर डाल रहा था। कुछ देर बाद जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो, उसने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी नजर शहर के दूसरे कोने में फैली बैंगनी रोशनी पर टिक गई। काले कपड़े के नीचे उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह धीरे से बोला, क्या विकास शुरू होने वाला है? क्या यह मेडुसा का असली रूप है? निंगलुओ ने कहा। वह हैरानी से आसमान में उस बड़े बैंगनी सांप को देख रहा था। निंगलुओ ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और जैसा कहा गया था, अपनी सतर्कता भी काफी बढ़ा दी। उसकी नजर हवा में उड़ते हुए बड़े बैंगनी सांप पर टिकी हुई थी, एक बार भी पलक नहीं झपकाई। विशाल शरीर हवा में कुंडलित हो गया और बैंगनी सांप के शरीर के अंदर से एक गहरी बैंगनी रोशनी निकली, जिसने लगभग पूरे दिव्य महल को घेर लिया। आसमान में कुछ बार चक्कर लगाने के बाद बड़े बैंगनी सांप ने अचानक एक साफ धीमी आवाज निकाली, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के सिर के बल हरी आग के झुंड में कूद गया। यह पागल औरत, उसने सच में हेवनली फ्लेम से आमने-सामने जाने की हिम्मत की है। बैंगनी सांप की हरकत देखकर निंगलुओ तुरंत चौंक गया और तेजी से पीछे हट गया। निंगलुओ की तेज नजर के नीचे वह बड़ा बैंगनी सांप बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत नीचे झपटा और बेताब होकर हरी लपटों में कूद पड़ा। जैसे ही बैंगनी सांप हेवनली फ्लेम में घुसा, मेडुसा की तीखी चीख तुरंत गूंज उठी, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। हेवनली फ्लेम के अंदर से मेडुसा की तीखी चीख सुनकर निंगलुओ का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। उसकी नजर बांस के पत्तों से झांकते हुए हवा में हरी लपटों के झुंड पर टिक गई। उसके अंदर बड़ा बैंगनी सांप अपने बड़े शरीर को पागलों की तरह हिला रहा था। जहां तक निंगलुओ देख सकता था, वह साफ देख सकता था कि हेवनली फ्लेम में जाने के कुछ ही समय बाद बैंगनी सांप के शरीर पर सांप के छिलके तेजी से खराब होने लगे और आखिर में हेवनली फ्लेम से झुलसकर काले पड़ गए और बेबस होकर बैंगनी सांप के शरीर से नीचे गिरने लगे। सांप की चमड़ी गिरने के बाद चमकीला लाल खून निकला, लेकिन जैसे ही यह खून दिखा, वह स्वर्ग की आग के भयानक तापमान से तुरंत जलकर राख हो गया, जिससे बैंगनी सांप के पूरे शरीर पर गहरे लाल निशान दिखाई देने लगे। चीख चीख छोटे से आइलैंड पर खड़े होकर निंगलुओ को हेवनली फ्लेम के अंदर से आने वाली चीखने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी और तेजी से खून बहने की वजह से बैंगनी सांप का बड़ा शरीर लगातार तेजी से सिकुड़ रहा था, जिसे साफ देखा जा सकता था। इतनी घमंडी और ताकतवर रानी को इतनी तेज तीखी चीख निकालने पर यह सोचना भी मुश्किल था कि मेडुसा उस समय कितना तेज दर्द झेल रही होगी। स्वर्ग की आग में जलने के बाद ये सिर्फ शरीर का दर्द नहीं था, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी स्वर्ग की आग की जलन से बच नहीं पा रही थी। उस तरह का दर्द सच में बहुत डरावना था। दूर एक चट्टान पर खड़े होकर निंगलुओ का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, क्योंकि वह आग की लपटों के झुंड को ध्यान से देख रहा था। मेडुसा की लगभग दिल दहला देने वाली चीखों ने उसे सच में बहुत बड़ा झटका दिया था। ये कहना ही होगा कि यह औरत सच में कुछ हद तक जुनूनी और पागल थी। 118 मेडुसा की आंख। अध्याय 118 मेडुसा की आंख। क्योंकि रानी मेडुसा की वजह से हंगामा बहुत ज्यादा था, इसलिए उसकी तेज चीखें लगभग आधे शहर में गूंज गईं। अनगिनत स्नैक पीपल ट्राइब पावर हाउस छतों पर चमक रहे थे और उस जगह को डर के मारे देख रहे थे जहां से पर्पल लाइट निकली थी। कुछ लोग वहां दौड़ना चाहते थे, लेकिन तेज पर्पल लाइट ने उन्हें रोक दिया। वे बस बाहर काफी दूर खड़े होकर ग्रीन लॉर्ड्स कोर्ट फ्लेम के अंदर हिंसक रूप से छटपटा रहे विशाल बैंगनी सांप को बेचैनी से देख सकते थे। आसमान के ऊपर रोशनी की एक किरण तेजी से बैंगनी चमक की ओर बढ़ी। कुछ देर बाद वह बैंगनी रोशनी के बाहर रुक गई और गूहे दिखाई दिया। उसका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। क्या रानी मेडुसा ने अपना इवोल्यूशन शुरू कर दिया है? गूहे ने धीरे से कहा, दूर मंदिर में ग्रीन लॉर्ड्स कोर्ट फ्लेम को ध्यान से देखते हुए। उसके हाथ अनजाने में आपस में भींच गए और उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अब क्या हम सिर्फ आखिरी नतीजे का इंतजार कर सकते हैं? निंगलुओ की नजर ग्रीन लॉर्ड्स कोर्ट फ्लेम के नीचे के एरिया की तरफ गई तो पता चला कि छोटा सा पूल, जो असल में आइस कोल्ड स्प्रिंग से भरा था, अब एकदम काला खालीपन बन गया था। मोटे तौर पर अंदाजा लगाया जाए तो वह खालीपन शायद कम से कम 1 दर्जन मीटर गहरा था। इसके अलावा अनोखी आग के चारों ओर का बांस का जंगल तुरंत राख में बदल गया। हल्की हवा चली और बांस के जंगल का बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। कितनी भयानक विनाशकारी शक्ति! अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए और अपने आसपास बढ़ती गर्म हवा को महसूस करते हुए निंगलुओ का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने अपने शरीर पर पर्पल फ्लेम गॉस लगाया और थोड़ा बेहतर महसूस करने से पहले कई कदम पीछे हट गया। ग्रीन लॉर्ड्स कोर्ट फ्लेम के अंदर रानी मेडुसा की तीखी चीखें लगभग आधे घंटे तक जोर-जोर से रोने के बाद धीरे-धीरे कमजोर होती गईं। इस समय शायद ताकत खत्म होने की वजह से बैंगनी सांप का बड़ा शरीर लगभग छटपटाना बंद कर चुका था। उसका शरीर, जो पहले खूबसूरत बैंगनी स्केल से ढका हुआ था, अब जला हुआ काला हो गया था। इसका शरीर, जो दर्जनों फीट लंबा था, जलकर सिर्फ 2 या 3 फीट रह गया था। ये सोचना मुश्किल था कि इस शरीर के अंदर की अनोखी आग ने कितनी हड्डियां और कितना खून जला दिया होगा। बैंगनी रोशनी के बैरियर के बाहर स्नैक पीपल ट्राइब के ज्यादा से ज्यादा सदस्य आसपास की छतों पर खड़े थे और लगातार जलती हुई बैंगनी लौ को खाली नजरों से देख रहे थे। एक पल में पूरे शहर में एक सुनसान फुफकार गूंजी और तुरंत स्नैक पीपल ट्राइब के इस सबसे पवित्र शहर में एक दुखभरा माहौल छा गया। ग्रीन लॉर्ड्स कोर्ट फ्लेम के अंदर रानी मेडुसा का शरीर बिना हिले डुले पड़ा था, जिससे ग्रीन लॉर्ड्स कोर्ट फ्लेम उसे लगातार जला रही थी। उससे धीरे-धीरे जलने की हल्की गंध आ रही थी। फेल पर्पल लाइट बैरियर के बाहर ब्लैक रोब मैन अचानक गूहे के पास दिखाई दिया, जो क्वीन मेडुसा को देख रहा था, जिसने एक्सोटिक फ्लेम में सारी मूवमेंट खो दी थी। उसने एक अजीब सी आह भरी, एक पल के लिए चुप रही, फिर उसकी तरफ थोड़ा झुकी। हालांकि उसका स्वभाव भी उतना ही घमंडी और बेपरवाह था, उसे लगा कि यह राजा, जिसने इवोल्यूशन के लिए अपने शरीर को एक अनोखी आग में जलाने की हिम्मत की, काफी इज्जत का हकदार है। अफसोस, ग्रीन लॉर्ड्स कोर्ट फ्लेम को देखते हुए उसके पास खड़े गूहे ने भी हल्की सी आह भरी। क्या रानी मेडुसा, जो कभी जियामा साम्राज्य के पावर हाउस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, इस तरह गिर गई थी? ये सच में कुछ ड्रामेटिक था। रानी मेडुसा की चीखें धीमी पड़ने के साथ ही पूरा शहर धीरे-धीरे मौत के सन्नाटे में डूब गया। कुछ देर बाद नफरत से भरी आंखें हवा में गूहे और काले कपड़े पहने आदमी की तरफ मुड़ गईं। नफरत भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए काले कपड़े पहने आदमी ने शांति से दूर ग्रीन लॉर्ड्स कोर्ट फ्लेम को देखा। कुछ देर बाद काले कपड़े के नीचे उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर उठाया, अचानक बहुत ज्यादा काले आसमान को देखा और थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसकी साफ ठंडी आवाज में गंभीरता की झलक थी। कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? ये सुनकर गूहे के चेहरे पर भी तनाव आ गया और उसने जल्दी से पूछा। दुनिया की ऊर्जा अचानक हिंसक हो गई है। काले वस्त्र पहने आदमी ने आकाश की ओर देखते हुए धीरे से कहा। ये देखकर गूहे ने भी जल्दी से अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा, फिर उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। जो आसमान पहले साफ था, वह अचानक बहुत ज्यादा काला हो गया था और कहीं से भी आए काले बादलों के झुंड ने धीरे-धीरे आसमान को घेर लिया। अचानक हुए इस बदलाव से हर कोई आसमान में अजीब चीज को देखकर कंफ्यूज हो गया। बूम! काले बादलों के अंदर से अचानक गरजने की आवाज आई। चांदी की बिजली उनके अंदर बेतहाशा दौड़ गई, जैसे लंबे चांदी के सांप। क्या हो रहा है? काले बादलों में मौजूद हिंसक ऊर्जा को महसूस करते हुए गूहे ने गला साफ करते हुए भारी आवाज में पूछा। काले कपड़े पहने आदमी ने आसमान में काले बादलों को ध्यान से देखा और मजाक उड़ाया। मैंने एक बार एक पुरानी किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि जब पुराने जमाने के कुछ मशहूर जादुई जानवर पैदा होते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा अंदरूनी एनर्जी का असंतुलन कुछ कुदरती घटनाओं को शुरू कर सकता है। लेकिन ये मशहूर जादुई जानवर बहुत ताकतवर होते हैं। इनमें से कुछ सबसे अच्छे तो डूज़ोंग और डूशिंग लेवल के इंसानी ताकतवरों को भी टक्कर दे सकते हैं। मौजूदा फाइटिंग क्यूवी कॉन्टिनेंट पर ऐसे लेजेंडरी जादुई जानवर काफी दुर्लभ लगते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए सबसे ज्यादा मुमकिन वजह शायद क्वीन मेडुसा है। तुम्हारा मतलब है वह इवॉल्व होने में कामयाब हो गई? गूहे की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने हैरानी से कहा। पूरी तरह से निश्चित नहीं। काले चोगे वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा। क्या हमें पीछे हटने की जरूरत है? गूहे ने झिझकते हुए पूछा। उसकी भौहें कसकर तनी हुई थी। पीछे हटना? हे, अगर वह कामयाब भी हो जाती है तो भी इतने लंबे समय तक अनोखी आग में जलने के बाद उसने बहुत एनर्जी खो दी होगी। इस समय ठीक होने के लिए एक शांत जगह ढूंढना सबसे समझदारी भरा प्लान है। काले कपड़े पहने आदमी ने सोचा। इस समय काले कपड़े पहने आदमी ने एक डरावनी मुस्कान दी, तो चाहे वह फेल हो या सफल, उसकी एनर्जी काफी नहीं है।
इसलिए अब हमारे लिए हमला करने का सही समय है। काले चोगे वाले आदमी की डरावनी मुस्कान देखकर गुहे बहुत घबरा गया और तुरंत पूछा, आपका लक्ष्य विदेशी लौ नहीं है? काले चोगे वाले आदमी ने उपहास किया, विदेशी लौ? हे, क्या आपने मेडुसा की आंख के बारे में सुना है? काले वस्त्र वाले आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस समय गुहे समझ गया कि ब्लैक रोब मैन का लक्ष्य कभी भी विदेशी लौ नहीं थी, बल्कि मेडुसा की आंखें थीं। मेडुसा स्नैक पीपल ट्राइब की रानी है। स्नैक पीपल ट्राइब की रानी की हर पीढ़ी को खूबसूरत आंखों की एक जोड़ी विरासत में मिलती है और जो कोई भी उनसे नजरें मिलाएगा वह डर जाएगा। अगर कोई मेडुसा की आंखें पाले तो क्या उसे डरावनी टेक्निक नहीं मिलेगी? इस समय ब्लैक रोब मैन की शक्तिशाली आभा सीधे फूट पड़ी, जिससे हुआ शेर सीधे उड़ गई और फिर वह मेडुसा की जगह की ओर उड़ गई। गुहे एक पल के लिए हिचकिचाया। जैसे ही वह ऊपर देखने वाला था, उसके सिर के ऊपर काले बादलों से एक बहुत बड़ी धमाकेदार आवाज गूंजी। एक पल में दुनिया चमक उठी और बादलों से एक बहुत बड़ी चांदी की बिजली गिरी, जो आखिर में बैंगनी रोशनी के बैरियर को भेदते हुए ग्रीन लॉर्ड्स कोर फ्लेम से टकराई। बिजली तेजी से आई और उससे भी तेजी से चली गई। सबके कानों में गरजने की आवाज पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि आसमान में काले बादल तेजी से छंटने लगे। कुछ ही देर बाद चिलचिलाती धूप ने एक बार फिर शहर को घेर लिया। 119 सांपों के साथ खेलना। अध्याय 119 सांपों के साथ खेलना। निंगलुओ ने अपने चारों ओर छाई घनी हरी धुंध को देखते हुए थोड़ा सा मुंह बनाया, फिर धीरे-धीरे उसमें चला गया। जैसे ही वह धीरे-धीरे आइलैंड के बीच के पास पहुंचा, हवा में हरी लौ फिर से दिखाई दी। हालांकि अब वह अपने पहले वाले मुट्ठी के आकार में वापस आ गई थी। हवा में चुपचाप लटकी हुई, लगातार अपना आकार बदल रही थी। उसकी नजर अजीब आग से हटकर जमीन पर गई, जहां एक बहुत बड़ा सांप पूरी तरह जला हुआ चुपचाप पड़ा था। उसका ठंडा शरीर मरे हुए सांप से अलग नहीं था। लेकिन निंगलुओ जानता था कि मेडुसा फेल नहीं हुई थी, बल्कि वह एक छोटे सांप में बदल गई थी। निंगलुओ उस बड़े सांप के शरीर के पास गया और अचानक आवाज सुनकर निंगलुओ का शरीर जोर से कांप उठा। उसने धीरे से अपना सिर घुमाकर आवाज की जगह को देखा और तुरंत ही उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़कर सुई के आकार की हो गईं। निंगलुओ की नजर में जमीन पर पड़े बड़े सांप के कड़े गिरे हुए शरीर की जली हुई चमड़ी अचानक धीरे-धीरे उतरने लगी। छीलने की स्पीड धीरे-धीरे तेज होती गई और आखिर में निंगलुओ को बड़े सांप के शरीर के अंदर कुछ धुंधला सा दिखा जो फटने वाला था। धीरे-धीरे काली धूल नीचे गिरने लगी और एक पल में धुंध से 7 रंगों की रोशनी निकली। प्रकाश की गति लगभग ऐसी थी मानो उसने अंतरिक्ष की रुकावट को भेद दिया हो, इतनी तेज कि लोग हैरान रह गए। उसकी गहरी आंखों में 7 रंगों की रोशनी हल्की सी टिमटिमाई और निंगलुओ सदमे से भर गया। इससे पहले कि वह ये समझ पाता कि दूसरी पार्टी क्या है, उसने उसे कोई फिजिकल कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उसके शरीर के अंदर लड़ने वाली क्यू एक्टिवेट हुई, 7 रंगों वाली रोशनी से हवा के टूटने की तेज आवाज उसके कानों में गूंजी। 7 रंगों वाली रोशनी जो निंगलुओ की ओर बढ़ी थी, बिना किसी संकेत के अचानक उसके सामने रुक गई। बहुत ज्यादा हलचल और बहुत ज्यादा शांति के बीच का बदलाव लगभग पूरी तरह से नेचुरल था, बिना किसी गड़बड़ी के। 7 रंगों वाली लाइट निंगलुओ के सामने कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर रुक गई और आखिरकार उसका शरीर उसकी नजर में आ गया। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली दिल दहला देने वाली टक्कर से आया डर दिख रहा था, लेकिन जब निंगलुओ ने अपने सामने आई जीव को देखा तो उसका डर अपने आप ही हैरान हो गया, जो काफी मजेदार लग रहा था। निंगलुओ के सामने जो जीव आया वह एक पतला सांप था, जो सिर्फ 2 सेंटीमीटर लंबा था और उसका पूरा शरीर छोटे-छोटे 7 रंगों वाले स्केल से ढका हुआ था। इसकी हल्के बैंगनी रंग की सांप जैसी आंखों में हल्का सा शैतानी एहसास था और इसके शरीर के चारों ओर एक अनोखी ताजी खुशबू फैली हुई थी। हालांकि अभी यह सिर्फ एक सांप का शरीर था, लेकिन इससे शान और शान का एहसास होता था। हालांकि छोटे सांप का रूप बहुत भयंकर नहीं था, लेकिन वह बहुत सुंदर था। इतना सुंदर जीव शायद कई महिलाओं को सांपों से डर और नफरत भुला देगा। 7 रंगों वाले छोटे सांप के शरीर पर ज्यादा नुकीले हमलावर हिस्से नहीं थे, लेकिन निंगलुओ को थोड़ा बहुत एहसास हो रहा था कि उसके छोटे से शरीर में एक भयानक ताकत थी, जिसे सम्राट जैसा ताकतवर इंसान भी कम नहीं आ सकता था। छोटा सा सांप निंगलुओ के सामने मंडरा रहा था। उसकी हल्के बैंगनी रंग की आंखों में जानलेवा इरादे का कोई निशान नहीं था, इसके बजाय वे बहुत पवित्र और साफ दिख रही थी। हालांकि निंगलुओ को साफ पता था कि यह छोटा सांप शायद बदली हुई मेडुसा हो सकती है, जिसकी डरावनी रेपुटेशन ने रेगिस्तान के आसपास के कई साम्राज्यों को हिला दिया था। फिर भी उसे उसके प्रति कोई विरोध महसूस करना मुश्किल लगा। निंगलुओ ने सेलेस्टियल बीस्ट कंट्रोलिंग आर्ट फैलाई। तुरंत 7 रंगों वाले छोटे सांप ने धीरे से अपनी छोटी पूंछ हिलाई, अपनी बड़ी हल्की बैंगनी आंखों से उसके सामने खड़े निंगलुओ को घूरते हुए धीरे से थोड़ा और करीब आया। लेकिन निंगलुओ के शरीर पर हल्की सफेद आग की लपटों से डरकर उसने जल्दी से अपना सिर पीछे खींच लिया, अपने शरीर को थोड़ा मोड़ लिया और उसकी हल्की बैंगनी आंखों ने निंगलुओ को दया से देखा। 7 रंगों वाले छोटे सांप ने निंगलुओ के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया। हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, जिससे निंगलुओ ने राहत की सांस ली। अपनी पूंछ हिलाते हुए और एक बार फिर चक्कर लगाते हुए 7 रंगों वाला छोटा सांप अचानक निंगलुओ की हथेली के ऊपर रुक गया। उसकी क्रिस्टल क्लियर आंखें निंगलुओ की उंगली में स्टोर करने वाली अंगूठी पर टिकी थी, जिसमें थोड़ी सी चाहत थी। फिर उसने अपना सिर उठाया और निंगलुओ की तरफ कुछ हल्की सिसकारियां भरी। उसकी नरम आवाज ऐसी थी जैसे वह बिगल होने का नाटक कर रही हो। निंगलुओ ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और इसी समय छोटे सांप ने अपनी जीभ बाहर निकाली और निंगलुओ का हाथ चाट लिया। डिंग, रानी मेडुसा के शरीर को पकड़कर आपको एक साइन इन अवसर मिला है। डिंग, रानी मेडुसा ने तुम्हारा हाथ चाटा, तुम्हें एक साइन इन का मौका मिला है। निंगलुओ बहुत हैरान हुआ। क्या ये छोटा सा सांप उसे साइन इन के मौके दे सकता है? तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वह सांप के साथ खेलता रहे तो उसे साइन इन के मौके मिलते रहेंगे? छोटे दोस्त, अब से तुम मेरे पीछे आ सकते हो। निंगलुओ मुस्कुराया। निंगलुओ जानता था कि मेडुसा एक छोटे सांप में बदल जाएगी और अब उसे काबू में करने का सबसे अच्छा समय था। इस बार उसने न केवल ग्रीन लॉर्ड्स कोर फ्लेम प्राप्त की, बल्कि मेडुसा से परिवर्तित छोटे सांप को भी प्राप्त किया, एक पूर्ण लाभ। निंगलुओ ने ग्रीन लॉर्ड्स कोर फ्लेम को हटा दिया, फिर मेडुसा को अपनी आस्तीन में रख लिया। जैसे ही निंगलुओ खुद पर खुश हो रहा था, एक शक्तिशाली शक्ति उसकी ओर बढ़ी। जी, छोटे दोस्त, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आखिरी मछुआरे बनोगे। आवाज तुरंत धीमी हो गई। निंगलुओ ने काले कपड़े पहने आदमी को यहाँ आते देखा और वह तुरंत चौंक गया। वह हुन कबीले से था और हुन कबीला कोई छोटा कबीला नहीं था। इसके अलावा दूसरी पार्टी सम्राट से ज्यादा ताकतवर थी, वह उसका विरोधी नहीं हो सकता था। बच्चे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रीन लॉर्ड्स कोर फ्लेम तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। रानी मेडुसा कहाँ है? काले वस्त्र पहने आदमी ने पूछा। काले कपड़े पहने आदमी का लक्ष्य रानी मेडुसा थी, इसलिए उसे असामान्य लॉ से ज्यादा मेडुसा की परवाह थी। तभी उसकी नजर निंगलुओ पर टिक गई। तो रानी मेडुसा भी तुम पर है। जी, बच्चे, तुम भाग्यशाली हो, लेकिन तुम मुझसे मिल चुके हो। इसके साथ ही काले कपड़े पहने आदमी ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और तुरंत निंगलुओ की ओर दौड़ा। धत्तेरी की, तुम बूढ़े कमीने। निंगलुओ तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। वह जीत नहीं सकता था, इसलिए वह केवल भाग सकता था। तुरंत निंगलुओ ने अपने पर्पल क्लाउड विंग्स फैलाए और आसमान में उड़ गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम भाग सकते हो? काले कपड़े पहने आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। काले कपड़े पहने आदमी ने तुरंत पीछा किया। काले कपड़े पहने आदमी ने गुहे को एक मैसेज भेजा और गुहे और दूसरों को यह भी पता चला कि ग्रीन लॉर्ड्स कोर फ्लेम निंगलुओ पर थी, इसलिए वे तुरंत ऊपर उड़ गए निंगलुओ का पीछा करने के लिए। जैसे ही गुहे और उनका ग्रुप आइलैंड के ऊपर से उड़े, उनके उड़ने के रास्ते पर बिजली की तरह 3 रोशनी की लकीरें दिखाई दी, जिससे यूमेई और 2 दूसरे लोग दिखाई दिए। उनके चेहरे ठंडे पड़ गए थे। उनके पीछे लगभग भारी स्नैक पीपल ट्राइब की सेना थी। जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। मेरे स्नैक पीपल ट्राइब को क्या समझते हो? यान्सी का शरीर आग जैसी लाल लड़ाकू क्यूई में डूबा हुआ था, जैसे आग की लपटें उठ रही हों। जब वह गुहे और दूसरों को घूर रहा था, उसकी आवाज पूरे शहर में गुस्से की बिजली की तरह गूंज रही थी। भाड़ में जाओ। अपना रास्ता रुका हुआ देखकर परेशान गुहे ने उस आकृति की ओर देखा जो दूर एक छोटे से काले बिंदु में बदल गई थी और गुस्से से दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने एक हल्की नीली लौ तेजी से एक आग के गोले में बदल गई। फिर झुलसाने वाली ताकत के साथ वह यान्सी और दूसरों की ओर तेजी से बढ़ी। जैसे ही हल्की नीली लौ दिखाई दी, आसपास का तापमान तेजी से काफी बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि गुहे द्वारा कंट्रोल की गई लौ कोई आम फाइटिंग क्यूई लौ नहीं थी, लेकिन यह नीली लौ फिर भी एक अजीब लौ से कहीं ज्यादा खराब थी। यह शायद निंगलुओ की बैंगनी लौ जैसा ही था। जब बात कीमिया की आती है तो यहाँ कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता गुहे, लेकिन जब बात लड़ाई की ताकत की आती है तो तुम्हें एक तरफ हट जाना चाहिए, बुरे आदमी। हालांकि नीली लौ में जबरदस्त मोमेंटम था, फिर भी यान्सी को कोई डर नहीं दिखा। इसके बजाय उसका चेहरा नफरत भरी मुस्कान से भरा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे थोड़ा सा भींच लिया और उसके शरीर पर मौजूद आग जैसी लाल लड़ाई वाली क्यूई अचानक एक पूरी ऊंचाई झांक जितनी बड़ी आग जैसी हथेली में बदल गई और बाहर निकल आई। इसने आसानी से नीले आग के गोले को घेर लिया, फिर उसे जोर से दबाया और एक हल्की दबी हुई आवाज के साथ नीला आग का गोला तुरंत अनगिनत छोटी-छोटी लपटों में बदल गया, जो धीरे-धीरे बुझने लगा। शुरुआती संपर्क में ताकत के मामले में यान्सी का पलड़ा साफ तौर पर भारी था। शायद उसका स्टार लेवल गुहे से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए।
यूमेई ने गूहे और अपने सामने खड़े दूसरों को ठंडी नजर से देखा, फिर अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसकी खूबसूरत आंखें दूर आसमान में छोटे से काले बिंदु को देख रही थीं। उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, किसी वजह से बपीत उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। 120 मछुआरे को फायदा। चैप्टर 120 मछुआरे को इनाम मिला। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने उसका पीछा करने और उसे मारने के लिए लोगों को भेजने का आइडिया छोड़ दिया। अभी उनके मुख्य दुश्मन गूहे और दूसरे लोग थे। इसके अलावा नुकसान में होने के कारण वे उसका पीछा करने के लिए डुवांग पावर हाउस को नहीं छोड़ सकते थे और डुवांग पावर हाउस के बिना उनकी उड़ने की स्पीड काफी नहीं होती। अगर वे सिर्फ डू लिंक्स को भेजते डू क्यूबिंग्स के बिना तो वे पकड़ नहीं पाते। इसलिए पूरी तरह लाचार होकर यूमेई के पास पीछा छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें मार डालो, छोटी पूंछ वाले सांपों का झुंड। गूहे को मुश्किल में देखकर यांशे, जो पास में था, ने अपने शरीर से डू क्यूई की एक तेज लहर छोड़ी और ठंडी आवाज में चिल्लाया, मैं उन्हें रोक लूंगा, तुम लोग पहले वाले आदमी के पीछे जाओ। अगर हम बहुत देर कर देंगे तो हेवनली फ्लेम सच में किसी और के हाथ लग जाएगी। ब्लैक रोब वाले आदमी का रूप थोड़ा बदला और वह सीधे गूहे और दो दूसरों के सामने आ गया और धीमी आवाज में बोला। ये सुनकर गूहे थोड़ा हिचकिचाया और फिर जोर से सिर हिलाया। उसे उसकी ताकत पर कोई शक नहीं था। दूसरी तरफ के 3 डुवांग उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए उसने और बातें बर्बाद नहीं की। हाथ हिलाकर उसने यांशे और दूसरे व्यक्ति को लिया और तेजी से दूसरी दिशा में चला गया। वापस यहाँ आओ। गूहे और दूसरों की हरकतें देखकर यांसी और बाकी 2 लोग गुस्से में चिल्लाए। ठीक उसी समय जब उनकी शक्लें तेजी से गुजरने वाली थीं, लेकिन ब्लैक रोब वाले आदमी की शक्ल उनके सामने भूत की तरह आ गई। उसकी आस्तीन के हल्के से झटके से आसमान में एक तेज आंधी आई। आंधी के अंदर बहुत सारी बड़ी हरी हवा की धारें निकली, जिससे तीनों को तेजी से पीछे हटना पड़ा। इस समय गूहे और दूसरों ने मौके का फायदा उठाया, आसमान में उड़े और निंगलुओं का पीछा किया। ठंडा और डरावना ब्लैक रोब वाला आदमी अब और नहीं रुका। उसकी पीठ पर हरे डू की विंग्स हल्के से वाइब्रेट हुए, जो काली रोशनी की एक लकीर में बदल गए, जो तुरंत शहर के बाहर दिखाई दिए, फिर तेजी से उस दिशा में गायब हो गए जहां निंगलुओ भाग रहा था। ब्लैक रोब मैन के गायब होने के कुछ ही समय बाद रेगिस्तान के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा से 2 रोशनी की किरणें चमकी, जैसे टूटते तारे चांद का पीछा कर रहे हों। थोड़ी देर बाद वे शहर के ऊपर दिखे और अंदर की अफरा-तफरी को देख रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। उन्होंने तेजी से हाथ हिलाए और डू की 2 बड़ी लहरें हवा के बड़े हरे बैरियर से जोर से टकराईं। अंदर और बाहर दोनों तरफ से तालमेल बिठाकर वे आखिरकार उसे तोड़ पाए। पीछा करो। हवा की रुकावट को तोड़कर यूमेई और बाकी 2 लोग एक बार फिर आसमान में उड़ गए। अभी आए दोनों लोगों का स्वागत करने का समय मिले बिना उसने जोर से चीख मारी और वे तीनों आगे बढ़कर उस तरफ तेजी से पीछा करने लगे जहां काले कपड़े वाला आदमी गायब हो गया था। उनके पीछे वाले 2 लोग भी थोड़ी देर हैरान रहने के बाद तेजी से उनके पीछे चले गए। रोशनी की 5 किरणें एक हैरान करने वाली आभा लिए हुए तुरंत आसमान में फैल गईं और फिर क्षितिज पर गायब हो गईं। बड़े रेगिस्तान में रेत के तूफान चल रहे थे। देखते ही देखते एक नीला सुनहरा रंग क्षितिज तक फैल गया। नीले आसमान के ऊपर अचानक एक आकृति बहुत तेज रफ्तार से उड़ती हुई गुजरी। हवा के तेज दबाव ने सीधे रेगिस्तान की सतह पर रेत का एक हल्का निशान बना दिया। बस एक पल में रेत का निशान तेज हवाओं से उड़ी पीली रेत से पूरी तरह ढक गया। उस आकृति के उड़ने के कुछ ही देर बाद रोशनी की 3 और किरणें उसके पीछे आईं। ताजी भरी पीली रेत पर रेत के 3 और बड़े निशान तुरंत दिखाई दिए। जैसे ही रोशनी की 3 किरणें उड़ गईं, एक और भी तेज काली परछाई दिखाई दी। काली परछाई के गायब होने के बाद रोशनी की 5 और किरणें फिर से चमकीं। बार-बार ऐसी तकलीफ के बाद पीली रेत का ये टुकड़ा तेज हवा में धीमी बेबस सिसकियां निकालता हुआ लग रहा था। अपनी हथेली में हरा कमल लिए निंगलुओं ने पागलों की तरह अपने पर्पल क्लाउड विंग्स फड़फड़ाए। तेज हवाओं के बीच हवा के बहाव का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्पीड रेगिस्तान के सबसे तेज उड़ने वाले जानवरों से भी ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि उसके नीचे पीली रेत उड़ रही थी। उसने अपनी जीभ को थोड़ा चाटा और 2 ची रिटर्न पिल्स निगल लीं। निंगलुओं के मुंह में भरी ची रिटर्न पिल्स इतने कम समय में ही लगभग आधी खत्म हो चुकी थी। इससे पता चलता है कि इतनी लापरवाही से उड़ने से डू ची का खत्म होना कितना डरावना था। कुछ देर और पागलों की तरह उड़ने के बाद निंगलुओं का तनाव भरा चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और देखा कि उसकी नजर के आखिर में 3 छोटे काले बिंदु धीरे-धीरे बड़े हो रहे हैं। धत्तेरे की, ये लोग बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। गूहे और दूसरों को इतनी तेजी से आगे बढ़ते देख निंगलुओं का दिल भी थोड़ा घबरा गया। वे 3 डुवांग पावर हाउस थे। अगर वह उनका सामना करता तो शायद एक ही हथेली से उसे मार डालता। महामहिम, मैं जियामा एम्पायर का गूहे हूँ। मैं अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह अपने हाथ में मौजूद हेवनली फ्लेम को उसके असली मालिक को लौटा दे। प्लीज बेफिक्र रहें, जब तक हेवनली फ्लेम पूरी है गूहे मेरे दोस्त को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देंगे। डू क्यूई से भरी यह चीख रेगिस्तान में बिजली की तरह गूंजी, जो बहुत देर तक गूंजती रही। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो यह चमत्कार होगा। निंगलुओं ने अपनी आंख के कोने से पीछे देखते हुए खुद से कहा और मन ही मन को उसने से खुद को रोक नहीं सका। ये लोग अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी पीछा करने की स्पीड और तेज होती जा रही थी और उनके बीच की दूरी और कम होती जा रही थी। गूहे को जवाब दिए बिना निंगलुओ अपनी नजरें हटाने ही वाला था कि अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने गूहे और 2 अन्य लोगों के ठीक पीछे एक काली परछाई देखी, जो बहुत डरावनी स्पीड से आ रही थी। पर्पल क्लाउड विंग्स पर पर्पल क्लाउड पैटर्न दिखने के बाद निंगलुओं की उड़ने की स्पीड लगभग तुरंत दोगुनी हो गई। जैसे ही उसका पागलों की तरह उड़ता हुआ फिगर हवा में गुजरा, हवा में कुछ सोनिक बूम भी हुए, जिससे पता चला कि इस समय निंगलुओं की स्पीड कितनी डरावनी थी। जैसे ही निंगलुओं की स्पीड बढ़ी, गूहे और दूसरे लोग जो पहले धीरे-धीरे उसके करीब आ रहे थे, अचानक उनकी दूरी फिर से बढ़ गई। बहुत पीछे गूहे और बाकी 2 लोग सामने वाले को हैरान होकर देख रहे थे, जो लगभग टेलीपोर्ट हो रहा था। उनके दिलों में बेबसी का एहसास भर गया। ये स्पीड बहुत तेज थी, है ना? ये लगभग विंड एट्रीब्यूट डू हुआंग की स्पीड के बराबर थी। क्या वह आदमी भी डू हुआंग हो सकता है? उन्हें निंगलुओं की असली पहचान नहीं पता थी, इसलिए उन्हें लगा कि निंगलुओ डू हुआंग का पावर हाउस है। उसके दिमाग में एक ख्याल आया और गूहे का चेहरा थोड़ा बदल गया। फिर उसने जोर से अपनी मुट्ठी भींच ली। भले ही दूसरी पार्टी डू हुआंग हो, गूहे उसे हेवनली फ्लेम को कामयाबी से ले जाने बिल्कुल नहीं देगा। ये जानना जरूरी है कि इस हेवनली फ्लेम को पाने के लिए उसने टॉप 10 पावर हाउस में से 2 यांशी और फैंगली को रेगिस्तान की गहराई में जाने और हेवनली फ्लेम को पाने के लिए अपने साथ जाने का रिस्क लेने के लिए बहुत ज्यादा इनाम दिए थे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस स्वर्गीय ज्वाला को नहीं छोड़ेगा। भले ही दूसरी पार्टी डू हुआंग हो, ये नामुमकिन था। जैसे ही निंगलुओं की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, पास में खड़े यांशी और फैंगली के चेहरे पर भी अचानक बहुत गुस्सा आ गया। साफ था कि उन्होंने भी गूहे जैसा ही सोचा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए थोड़ा सिर हिलाया। गूहे ने जिन बड़े इनामों की बात की थी, उन्हें पाना वाकई आसान नहीं था। वे अभी रानी मेडुसा के गायब होने का जश्न मना रहे थे। अचानक उनके सामने एक और रहस्यमय पावर हाउस आ गया, जिसका बैकग्राउंड अनजान था। उतार चढ़ाव के इस सिलसिले ने सच में जियामा एम्पायर में मशहूर इन 2 पावर हाउस को बेबस और कड़वा महसूस कराया। 121 पीछा शुरू। चैप्टर 121 पीछा शुरू। हेवनली फ्लेम, ये सच में ऐसी चीज है जो कई ताकतवर लोगों को पागल कर सकती है। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। फैंगली ने अपना सिर घुमाकर गूहे की ओर देखा, जिसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अल्केमिस्ट ग्रैंडमास्टर, जो आमतौर पर इतना शांत और बिंदास रहता है, इस हेवनली फ्लेम के सामने अपना नॉर्मल बर्ताव बनाए रखना मुश्किल महसूस करेगा। इससे उसे सच में एक बार फिर हेवनली फ्लेम के अट्रैक्शन को पर्सनली महसूस करने का मौका मिला। पीछा करो। वह देखना चाहता है कि वह ताकतवर आदमी कहां से आया है। जब तक उसे उसकी पहचान पता है, हम उसे यकीन नहीं होता। इस जियामा एम्पायर में अभी भी कोई ऐसा है जिसे गूहे नाराज नहीं कर सकता। अपना गुस्सा दबाते हुए गूहे ने धीमी आवाज में खर्राटे लिए और उसकी पीठ पर डू क्यूई विंग्स हल्के से हिले। उसकी स्पीड भी अचानक काफी बढ़ गई और उसने तेजी से दूर दिख रहे छोटे काले डॉट का पीछा किया। हे ओल्ड हे सच में गुस्से में लग रहा है। मुझे हैरानी है कि वह बंदा कहां से आया। अगर वह जियामा एम्पायर से है तो शायद वह बहुत अनलकी होगा। 6th रैंक अल्केमिस्ट को नाराज करना कोई छोटी बात नहीं है। गूहे को देखकर जो पहले से ही गुस्से के निशान दिखा रहा था, यांशी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला। फैंगली ने थोड़ा सिर हिलाया। सच में डू हुआंग का एक्सपर्ट भी आसानी से 6th रैंक के अल्केमिस्ट को नाराज नहीं करेगा। आखिर अल्केमिस्ट के कनेक्शन का नेटवर्क सच में डरावना था। जब तक उन्हें आपकी पहचान पता थी, वे हर दिन बहुत सारे दोस्तों को बुला सकते थे, जो फिर बारी-बारी से हमला करते थे। भले ही वे आपको मार ना पाएं, लेकिन वे शायद आपको थकाकर मार ही डालेंगे। हालांकि गूहे और बाकी 2 ने अपनी स्पीड फिर से बढ़ा ली थी, फिर भी वे निंगलुओं से बहुत पीछे थे और ये दूरी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी। इस सिचुएशन से गूहे का चेहरा गुस्से से थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन वह कुछ हद तक बेबस था। आखिर उन्होंने पहले ही अपनी स्पीड पीक पर पहुंचा दी थी और इससे तेज जाना अब नामुमकिन था। जैसे ही गूहे लगातार बढ़ती दूरी से गुस्से में अपने दांत पीस रहा था, एक काली परछाई बिजली की तरह तेजी से पीछे से उनका पीछा करने लगी। एक पल में वह उनके सामने आ गई। स्नैक पीपल ट्राइब के एक्सपर्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। रेगिस्तान में उनकी स्पीड बहुत तेज है और उन्होंने पहले ही 5 डुवांग एक्सपर्ट्स इकट्ठा कर लिए हैं। चलो अलग होकर पीछा करते हैं। गूहे जोर से चिल्लाया। जब गू उसकी नजरों से ओझल हो गया तो उसने त्योरियां चढ़ाई, क्षितिज की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, ओल्ड लैंड, फैंगली, चलो अपने अपने रास्ते चलते हैं।
याद रखना, स्टोन डेजर्ट सिटी में मिलेंगे। सावधान रहना। हे ठीक है। अफसोस की बात है, मैं असल में स्नैक पीपल से लड़ना चाहता था, लेकिन अभी के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई चांस नहीं है। यांशी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बाद में बहुत सारे मौके मिलेंगे, अभी उनके पास ज्यादा लोग हैं, तो चलो पहले पीछे हटते हैं। गूहे ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, ज्यादा चिंता मत करो, वह जरूर आगे वाले आदमी को पकड़ लेगा। गूहे का एक्सप्रेशन देखकर फ्रैंकली मुस्कुराया और उसे दिलासा दिया। अफसोस, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। अगर यह सच में काम नहीं करता है, तो शायद मेरी किस्मत में हेवनली फ्लेम नहीं होगी। हल्की आह भरते हुए गूहे ने उन दोनों की तरफ हाथ बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों ध्यान रखना। अलविदा। इसके साथ ही उसने अपने पंख हल्के से फड़फड़ाए और रेगिस्तान से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। चलो हम भी चलते हैं। गूहे की गायब होती हुई आकृति को देखकर यांशे और फ्रैंकली भी मुस्कुराए, अपने पंख फड़फड़ाए और दूसरी दिशा में भागने के लिए मुड़े। तीनों के गायब होने के थोड़ी देर बाद उल्कापिंड जैसी रोशनी की 5 किरणें चमकी। एक पल बाद वे उस जगह पर रुक गई जहां गूहे और बाकी दो पहले खड़े थे। वे अलग हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद यूमेई ने थोड़ा सा मुंह बनाया और बाकी चारों की तरफ देखा। हमें क्या करना चाहिए? अलग हो जाओ और पीछा करो। यूमेई, तुम और तुम्हारा ग्रुप गूहे और उसके 2 साथियों का पीछा करो। यांसी और मैं उस डुहुआन का पीछा करेंगे। ग्रे रंग के कपड़े पहने एक स्नैक पीपल ट्राइब के सदस्य ने धीरे से कहा। ये स्नैक पीपल ट्राइब का सदस्य काफी बुरा था, उसके चेहरे पर कई झुर्रियां थीं। उनके बीच उसकी साफ तौर पर बहुत इज्जत थी, इसलिए गुस्सैल यांसी ने भी उसके इंतजाम पर कोई एतराज नहीं किया। एल्डरिन, आप और यांसी अकेले उस डुहुआन का मुकाबला नहीं कर सकते। होली सिटी में हम तीनों के साथ होने पर भी वह आसानी से बच निकली। मोबासी ने भौहें चढ़ाईं। चिंता मत करो, हम उसका सामना नहीं करेंगे। मैं रास्ते में निशान छोड़ रहा हूं, इसलिए अगर सदन स्नैक के लोग आ गए तो वे मेरे निशानों को फॉलो करेंगे और पकड़ लेंगे। जब हम सब इकट्ठा होंगे तो उस डुहुआन के लिए मुश्किल होगी। जहां तक तुम्हारी बात है, अगर तुम दुश्मन को पकड़ लेते हो तो तुम्हें उन्हें एक बड़ा सबक सिखाना होगा। अगर वे बेशर्मी से हमारे स्नैक पीपल ट्राइब में घुसकर बिना नुकसान पहुंचाए निकल जाते हैं, तो क्या हमारे स्नैक पीपल ट्राइब का चेहरा पूरी तरह से उड़ नहीं जाएगा? ग्रे चोगे वाले उस बुजुर्ग की आवाज थोड़ी भारी और डरावनी थी। यूमेई का सुंदर चेहरा बर्फ से ढका हुआ था। उसने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने बाकी दोनों से नजरें मिलाईं, अपने दुखी पंख फैलाए और बिजली की तरह उस तरफ निकल गई जहां गूहे और बाकी दोनों बिखर गए थे। चलो यांसी, मैं पहले भी जियामा एम्पायर के 3 डुहुआंग एक्सपर्ट से लड़ चुका हूं। अगर मैं उस ब्लैक रोब वाले आदमी से कांटेक्ट कर पाया तो मैं उसकी पहचान पाऊंगा। अगर वह इस बार बच भी गया तो भविष्य में हमारा स्नैक पीपल ट्राइब आज का सम्मान वापस ले लेगा। तेजी से गायब हो रही यूमेई और उसके 2 साथियों को देखते हुए ग्रे रंग के कपड़े पहने उस बुजुर्ग ने अपनी धुंधली बुरी आंखें से खोलीं और बेपरवाही से कहा, यांसी ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। उसने अपने पंख हल्के से फड़फड़ाए और ग्रे रंग के कपड़े पहने उस बुजुर्ग के साथ रोशनी की 2 लकीरों में बदल गया, जो एक साथ उस दिशा की ओर बढ़ रही थी जहां काले कपड़े वाला आदमी पहले उड़कर आया था। बहुत बड़ा आग जैसा सूरज आसमान में ऊपर लटका हुआ था, जैसे कोई बड़ा आग का गोला लगातार आग छोड़ रहा हो। चिलचिलाती धूप सुनहरे पीले रेगिस्तान पर पड़ रही थी, जिससे रेत के छोटे-छोटे कण तब तक पक रहे थे जब तक वे चमकते हुए लोहे के छोटे-छोटे छर्रों जैसे नहीं दिखने लगे। रेगिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से पीली रेत से गर्म हवा के झोंके निकल रहे थे, जिससे आखिर में जगह कुछ अजीब और अजीब लगने लगी थी। उस अंतहीन रेगिस्तान में अचानक एक काली आकृति धीरे-धीरे दिखाई दी। उसके धूल भरे चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह काफी समय से रेगिस्तान में था। वह आदमी कुछ भारी कदम उठाते हुए धीरे-धीरे एक ऊंचे रेत के टीले पर चढ़ रहा था। उसने चारों ओर देखा, फिर अपनी स्टोरेज रिंग से भेड़ की खाल का नक्शा निकाला और ध्यान से सबसे सही रास्ते को देखा। इस मैप पर रास्ते को देखकर ऐसा लगता है कि हम धीरे-धीरे टैगोर रेगिस्तान की गहराई में पहुंच रहे हैं, है ना? उसकी उंगली धीरे-धीरे एक रास्ते पर चली गई और ज़ियाओ यान ने अपने सूखे होंठ चाटे और थोड़ी धीमी आवाज में खुद से कुछ कहा। अफसोस, यह शापित टैगोर रेगिस्तान सच में बहुत बड़ा है। स्टोन डेजर्ट सिटी से यहां आने में आधा महीना लग गया। अगर मैप पर रेगिस्तान के सप्लाई स्टेशन साफ नहीं होते तो यह मजेदार होता। ज़ियाओ यान ने आह भरी, उसकी बेबस मुस्कान में मुश्किल में खुशी ढूंढने का एहसास था। स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ने के बाद ज़ियाओ यान मैप पर दिए गए रास्ते के हिसाब से टैगोर डेजर्ट की गहराई की ओर जा रहा था। डेजर्ट में मौसम की हालत बहुत ज्यादा अचानक बदलने की वजह से ज़ियाओ यान सिर्फ सुरक्षित समय चुनने की कोशिश कर सकता था। बाकी ज्यादातर समय उसने पैदल ही सफर करना चुना। 122 बलि का बकरा। अध्याय 122 बलि का बकरा। टैगोर रेगिस्तान में रेत में छिपे जादुई जानवरों के अलावा लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रेगिस्तान में रहने वाले सांप लोग करते थे। रेगिस्तान में बहुत कम लोग उनके दुश्मन बनने को तैयार थे। आखिर जहरीले सांपों को अपने जाल में फंसाकर चुपके से हमला करने की उनकी चाल से बचना सच में बहुत मुश्किल था। लेकिन ये सांप लोग, जो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थे, ज़ियाओ यान के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाई, जिसके पास एक सही नक्शा था और याओ लाओ की शक्तिशाली आत्मा की समझ की मदद थी। हर बार जब खतरा आता था, ज़ियाओ यान आसानी से स्नैक पीपल ट्राइब और कुछ पेट्रोल टीमों से आगे निकल गया। बेशक अगर ज़ियाओ यान का सामना किसी अचानक और जरूरी घटना की वजह से स्नैक पीपल से हो जाता तो वह पीछे नहीं हटा। उसने उन्हें मारने के लिए सीधे जोरदार तरीकों का इस्तेमाल किया, इससे पहले कि वे कुछ कह भी पाते। उसे इस बात का पूरा अंदाजा था कि अगर टैगोर रेगिस्तान में बड़ी संख्या में स्नैक पीपल उसे घेर लेते और मार देते तो नतीजा कितना बुरा होता। उसकी उंगली रास्ते पर चलती रही, आखिर में खतरे को दिखाने वाले एक लाल बिंदु पर धीरे से रुकी। पूरे मैप पर ऐसे कुल 8 लाल बिंदु थे जो रेगिस्तान में कई अलग-अलग दिशाओं में फैले हुए थे। टैगोर रेगिस्तान में स्नैक पीपल ट्राइब में कुछ छोटे और मीडियम साइज के ट्राइब्स के अलावा 8 बड़े ट्राइब्स भी थे। ये मैप पर 8 लाल डॉट्स थे। वे स्नैक पीपल ट्राइब में सबसे ताकतवर ट्राइब्स थे, जिनका रेगिस्तान में बहुत ऊंचा रुतबा था। क्वीन मेडुसा के अलावा वे एक दूसरे को भी इग्नोर करते थे। 8 विशालकाय जानवरों ने टैगोर रेगिस्तान की कई दिशाओं पर कब्जा कर लिया था और इस रेगिस्तान की गहराई में मैप पर दिखाई गई एक मुख्य सड़क को ज़ियाओ यान की उंगली से इशारा किए गए लाल बिंदु ने ठीक बीच में रोक दिया था। कितना बदकिस्मत! ज़ियाओ यान ने बेबसी से आह भरी, उस थोड़े गहरे लाल रंग के बिंदु को देखकर भौहें चढ़ा लीं। इन बड़े कबीलों में आमतौर पर डू-स्पिरिट या डू-किंग लेवल के स्नैक पीपल पावर हाउस उनकी रखवाली करते थे, इसलिए उसके लिए बिना किसी को पता चले चुपके से निकल जाना साफ तौर पर नामुमकिन था। लगता है मुझे रास्ता बदलना होगा। कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए याओ लाओ को तुरुक का एक कमान कर भी ज़ियाओ यान टैगोर रेगिस्तान में लापरवाही से नहीं बढ़ सका। स्नैक पीपल ट्राइब इतने सालों से जियामा एम्पायर जैसे बड़े साम्राज्य से बिना खत्म हुए मुकाबला कर रहा है, जो जाहिर है उनकी ताकत को दिखाता है। इसलिए स्नैक पीपल के इलाके में अकेले लापरवाही से काम करना बेशक बहुत बेवकूफी भरा कदम होगा। जैसे ही ज़ियाओ यान नक्शा देखने के लिए बैठा, अचानक आकृतियां आसमान में उड़ने लगीं। इस समय अपने पर्पल क्लाउड विंग्स के साथ आसमान में उड़ रहे निंगलुओ ने अचानक जमीन पर एक काली परछाई देखी। ओह, क्या वह ज़ियाओ यान नहीं है? निंगलुओ जानता था कि ज़ियाओ यान को याओ लाओ का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उसके पास कुछ ताकत होनी चाहिए। चूंकि ऐसा ही था, निंगलुओ के दिल में अचानक एक बोल्ड आइडिया आया। तुरंत निंगलुओ ने ज़ियाओ यान का रूप ले लिया, फिर घूमा, अपना चेहरा दिखाया और काले कपड़े पहने आदमी को देखा। बच्चे, तुम अब भाग क्यों नहीं रहे हो? काले चोगे वाले आदमी ने पूछा। उसने पहले निंगलुओ का चेहरा साफ-साफ नहीं देखा था, लेकिन अब जब निंगलुओ रुक गया था तो उसे वह बहुत साफ-साफ दिख रहा था। लेकिन अब निंगलुओ ज़ियाओ यान के रूप में बदल गया था। निंगलुओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी को डर था कि तुम मेरे साथ नहीं आ पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। काले कपड़े पहने आदमी को तुरंत गुस्सा आ गया। उसने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी। ये बच्चा असल में खुद को उसका पापा कहता था। वह ये कैसे मान सकता था? बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें पीट-पीट कर अधमरा कर दूंगा? काले कपड़े पहने आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। इसके लिए तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम मुझे पकड़ नहीं लेते। जैसे ही निंगलुओ ने बात की, उसकी विंड एट्रीब्यूट डू टेक्निक तुरंत सर्कुलेट होने लगी। पृथ्वी रैंक कम ग्रेड डू तकनीक, तत्काल हवा, इंस्टेंट विंड एक अर्थ रैंक लो ग्रेड डू टेक्निक थी, एक डू टेक्निक जो निंगलुओ को साइनेंस से मिली थी। उसने लंबे समय तक इसकी प्रैक्टिस की थी और उसका इरादा था कि अगर वह एक दिन जीत नहीं पाया तो वह इसे भागने के लिए इस्तेमाल करेगा। असल में निंगलुओ अभी मिस्टर लूशन का शुक्रगुजार था। अगर उसे 9 साल की जरूरी पढ़ाई न मिली होती और जीत नहीं सकते तो भागो की सच्चाई अच्छी तरह समझ न आई होती तो आज वह मुश्किल में होता। तुरंत उसके पर्पल क्लाउड विंग्स खुल गए और हवा की धार ने तुरंत निंगलुओ के शरीर को घेर लिया। निंगलुओ की स्पीड तुरंत 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई और वही झटके में ब्लैक रोब वाले आदमी की नजरों से ओझल हो गया। एक अर्थ रैंक एस्केप डू तकनीक, बच्चे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने अभी भी आपको कमा का है। ब्लैक रोब मैन ने कहा, फिर तुरंत पीछा किया। निंगलुओ ने जमीन पर ज़ियाओ यान को देखा, उसका दिल खुशी से खिल उठा। अब उसके पास एक बलि का बकरा था। तुरंत निंगलुओ जमीन की ओर झपटा और ज़ियाओ यान के सामने पहुंच गया। वह तुरंत ज़ियाओ यान के पास से गुजर गया। ज़ियाओ यान ने उस आकृति पर नजर डाली और बुदबुदाया, गुरुजी, जो व्यक्ति अभी मेरे पास से गुजरा वह मेरे जैसा क्यों दिख रहा था? याओ लाओ ने हंसते हुए कहा, क्षमा करें, मैंने स्पष्ट रूप से नहीं देखा। जैसे ही वे बात कर रहे थे, अचानक एक आकृति आसमान में तैरती हुई दिखाई दी।
बच्चे, तुमने मुझे तुम्हें ढूंढने पर मजबूर कर दिया। काले चोगे वाला आदमी तुरंत जियाओ यान के सामने आ गया। जियाओ यान पूरी तरह हैरान था। वह इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता था, फिर भी यह व्यक्ति सीधे उसके पास आया। आप कौन हैं? जियाओ यान ने उलझन में काले कपड़े पहने आदमी को देखते हुए पूछा। बच्चे, जल्दी से मेडुसा और हेवनली फ्लेम को सौंप दो। ब्लैक रोबेड मैन ने जियाओ यान को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। मेडुसा, स्वर्गीय ज्वाला, क्या वह स्वर्ग की लौ की खोज करने ही वाला था? उस पर स्वर्गीय ज्वाला कैसे हो सकती है? आखिर क्या हो रहा था? मुझे अभी तक स्वर्गीय ज्वाला नहीं मिली है। जियाओ यान ने जल्दी से समझाया। तुम अभी भी बेवकूफ बन रहे हो। मैंने तुम्हें हेवनली फ्लेम लेते हुए अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि तुम इसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पीट कर अधमरा कर दूंगा। ब्लैक रोब वाले आदमी ने तुरंत कहा। तुरंत काले कपड़े पहने आदमी ने काली डू की हुई को गाढ़ा किया और काली धुंध की लपटें जियाओ यान की ओर बढ़ी। इस समय याओ लाओ बहुत चिंतित था। जियो यान, सावधान रहें, यह एक डू सम्राट शक्तिशाली है। डू सम्राट। जियाओ यान को नहीं पता था कि उसने डू सम्राट जैसे ताकतवर को क्यों उकसाया था, लेकिन वह जानता था कि इस समय वह अपनी पूरी ताकत से ही लड़ सकता था। जियाओ यान ने धीरे से अपना भारी रूलर पकड़ा। उसकी नजर काले कपड़े पहने आदमी पर टिकी थी। ध्यान से, आत्मा को मार डालो। एक हल्की ठंडी चीख और याओ लाओ की जोरदार चीख अचानक गूंजी। जैसे ही चीखें गिरी, जियाओ यान के सामने दर्जनों मीटर की जगह अचानक बिगड़ गई। तेज हवाओं से पूरी तरह जमी हुई एक मजबूत दीवार अचानक बन गई। दीवार पर अनगिनत हवा के ब्लेड तेजी से घूम रहे थे। इसे देखकर जो कोई भी इससे टकराता वह शायद अनगिनत हवा के ब्लेड से तुरंत मांस के छोटे-छोटे टुकड़ों में कट जाता। हवा के ब्लेड के पास आती दीवार को बड़ी-बड़ी आंखों से घूरते हुए जियाओ यान की पुतलियां इस समय लगभग सिकुड़कर पिन जैसी हो गई थीं। जैसे जड़ता की वजह से उसने पहले ही अपनी स्पीड को बुरी तरह दबा लिया था, लेकिन उसका शरीर अभी भी हवा के ब्लेड की दीवार की ओर तेजी से टकरा रहा था। वाह, रुको! उसके दिल में डर ने जियाओ यान का चेहरा पीला कर दिया और जैसे ही उसका शरीर हवा के ब्लेड की दीवार से कुछ मीटर दूर था, अचानक उसके अंदर से एक हल्की सफेद लौ निकली और उसका शरीर जैसे अचानक हवा में कीलों से ठोक दिया गया हो, एकदम अकड़कर रुक गया। 123 जियो यान। अध्याय 123 जियो यान। 124 रेगिस्तानी बंदर। चैप्टर 124 डेजर्ट यूनियन ऐप। ये देखकर कि जियाओ यान ने असल में उससे आमने-सामने जाने का फैसला किया, तूफान में काले कपड़े पहने आदमी ने तुरंत ठंडे स्वर में चिल्लाया। ज्यादातर लोगों में उससे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं थी और जियाओ यान के अभी के काम से काले कपड़े पहने आदमी को जरूर लगा कि वह अपनी मौत चाहता है। उसकी गुस्से भरी चीख को नजरअंदाज करते हुए जियाओ यान सीधे तूफान में घुस गया। उसकी हथेली लगभग पूरी तरह से हल्की सफेद आग से ढक गई थी। सिकुड़ी हुई आंखों से जियाओ यान ने अचानक अपनी हथेली तूफान में डाल दी। जैसे ही उसकी हथेली तूफान में घुसी, अचानक कमरे में एनर्जी का एक भयानक उतार-चढ़ाव फैल गया, जिससे जमीन लगभग आधा मीटर ऊपर उठ गई। तभी ब्लैक रोब मैन ने तुरंत बहुत ज्यादा पावर छोड़ी और जियाओ यान की तरफ धावा बोल दिया। ब्लैक रोब मैन डू सम्राट का एक्सपर्ट था और याओ लाओ की मौजूदा ताकत बहुत कमजोर थी, इसलिए याओ लाओ भी ब्लैक रोब मैन के इस हमले का सामना नहीं कर सका। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ जियाओ यान तुरंत उड़ गया और जमीन पर जोर से गिरा। उसने मुंह में भरकर ताजा खून थूक दिया। छोटी आनजी, मेरी सोल पावर को बहुत नुकसान हुआ है, शायद इस बार मैं तुम्हें बचा ना पाऊं, याओ लाओ ने कहा। फिर तुरंत जियाओ यान के स्टोरेज रिंग में घुस गया। काले कपड़े पहने आदमी तुरंत जियाओ यान के सामने आ गया और अपने पैर से उसके सिर पर पैर रख दिया। उसके डरावने और भयानक चेहरे ने जियाओ यान को देखा, जो बिना घर के कुत्ते जैसा था, और धीरे से हंसा। हे बच्चे, जल्दी से हेवनली फ्लेम और क्वीन मेडुसा को सौंप दो। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जियाओ यान ने दहाड़ते हुए कहा। ओह, आप उन्हें नहीं सौंपेंगे, काले चोगे वाले आदमी ने कहा। फिर तुरंत जियाओ यान के पेट में लात मार दी। तुरंत ही जियाओ यान काफी दूर तक उड़ गया और दीवार से जोर से टकरा गया। एक और ताजा खून निकला। काले कपड़े वाला आदमी जियाओ यान के सामने आया, उसके बाल पकड़े और जियाओ यान के शरीर पर ऑरा को देखने लगा। इस समय उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जियाओ यान पर स्वर्गीय ज्वाला या मेडुसा का कोई आभामंडल नहीं था। इसके अलावा अभी के जियाओ यान की ताकत पहले वाले जियाओ यान से बहुत कमजोर थी। तुरंत वह समझ गया कि यह बच्चा सिर्फ एक बलि का बकरा था। जो व्यक्ति सच में स्वर्गीय ज्वाला और मेडुसा को ले गया था, वह पहले ही जा चुका था। हे अच्छे बच्चे, तुमने सच में मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारे 10,000 टुकड़े कर दूंगा। काले कपड़े पहने आदमी ने गुस्से से कहा। बच्चे, गलती से तुम्हें मारने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझसे मिलना तुम्हारी सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। काले कपड़े वाला आदमी अब गुस्से में था, इसलिए वह अपना सारा गुस्सा जियाओ यान पर निकालना चाहता था। ये कहते हुए वह तुरंत अपने पैर से नीचे गिर गया। दरार एक जोरदार धमाके के साथ जियाओ यान का दाहिना हाथ सीधे कुचल गया। जियाओ यान ने दिल दहला देने वाली दहाड़ लगाई। सुनो, कितनी सुंदर आवाज है। ये कहते हुए उसने फिर से लात मारी। जियाओ यान का दूसरा हाथ भी टूट गया। पूरे कॉन्टिनेंट में दुखद आवाजें तुरंत गूंज उठी, जो बहुत दिल तोड़ने वाली और अमानवीय थी। फिर काले कपड़े वाले आदमी ने सीधे जियाओ यान के पैर तोड़ दिए। इस समय काले कपड़े वाले आदमी ने जियाओ यान के सारे हाथ पैर तोड़ दिए। बच्चे, मैंने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए हैं, तुम इस टैगोर रेगिस्तान में अपना ख्याल खुद रख सकते हो। ये कहकर काले कपड़े वाला आदमी निंगलुओ का पीछा करते हुए चला गया। लेकिन जियाओ यान ने ब्लैक रोब वाले आदमी को बहुत देर कर दी थी। निंगलुओ को पता नहीं था कि वह कहां भाग गया था, तो वह कैसे उसे पकड़ पाता। जियाओ यान दर्द से जमीन पर पड़ा था। याओ लाओ स्टोरेज रिंग में ठीक हो रहा था और वह उसे बुला नहीं सकता था। उसके अपने हाथ पैर टूट गए थे और वह इस भगवान भटकाने वाली जगह पर था। उसे नहीं पता था कि उसे और कौन बचा सकता है। तभी जियाओ यान के सामने एक काली परछाई आ गई। जियाओ यान इससे अच्छी तरह वाकिफ था। यह एक जादुई जानवर था, जिसे डेजर्ट यूनियन ऐप के नाम से जाना जाता था। मीटिंग पार्टनर की कमी के कारण ये जादुई जानवर के जंगल में यूनियन ऐप से भी ज्यादा खतरनाक था। निंगलुओ काफी देर तक उड़ता रहा और एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा। पहाड़ों के अंदर कभी-कभी भेड़ियों की लंबी चीखें और बाघों की दहाड़ गूंजती थी, जो सबको बताती थी कि इस इलाके का पहले से ही कोई मालिक है। ग्रीन लोड सीट को अपनी हथेली में कसकर पकड़े हुए निंगलुओ ने अपने पैरों से जमीन पर जोर से पैर पटका। जैसे ही एक एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ, उसका शरीर अचानक ऊपर उठा और फुर्ती से पास के एक बड़े पेड़ की चोटी पर जा गिरा। उसका शरीर डालियों के साथ थोड़ा हिल रहा था। उसकी नजर हरे भरे पहाड़ी जंगल पर घूमी, फिर उसने हल्के से पेड़ के तने पर थपथपाया। उसका आकार रात में एक बड़े बाज की तरह घने जंगल से तेजी से निकलकर पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गया। एक काली परछाई में बदलने और इस पहाड़ की रेंज में कई बार आगे पीछे गश्त करने के बाद निंगलुओ ने आखिरकार एक ठीक-ठाक जगह चुनी। यह एक कुदरती तौर पर बनी गुफा थी। गुफा की जगह ठीक चट्टान के बीच में थी। इस खड़ी लगभग सीधी चट्टान पर पैर रखने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए गुफा में अंदर जाने के लिए नीचे चढ़ना साफ तौर पर नामुमकिन था। लेकिन जो आम लोगों के लिए चढ़ना बहुत मुश्किल था, निंगलुओ के लिए, जिसके पास पर्पल क्लाउड विंग्स थे, वह बेशक एक आसान काम था। चट्टान के ऊपर खड़े होकर निंगलुओ ने नीचे देखा। नीचे की चट्टान हल्की धुंध से ढकी हुई थी। ऐसी जगह जो न तो आसमान को छूती थी और न ही जमीन को। निंगलुओ के लिए खेती करने की सबसे अच्छी जगह थी। संतुष्टि से सिर हिलाते हुए निंगलुओ ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे चट्टान से नीचे कूद गया। अपने कानों के पास से गुजरती तेज हवा की आवाज सुनकर उसकी पीठ थोड़ी कांपी और पर्पल क्लाउड विंग्स फड़फड़ाने लगे। हल्के वाइब्रेशन के साथ उसका तेजी से नीचे उतरता हुआ शरीर धीरे-धीरे धीमा हो गया। एक पल बाद निंगलुओ का शरीर गुफा के बाहर स्थिर लगा हुआ था। उसने सावधानी से गुफा के अंदर देखा। वहां कोई जादुई जानवर न मिलने पर वह ग्रीन लोड सीट लेकर चुपचाप अंदर उड़ गया। गुफा में घुसते ही, हालांकि उसका एरिया बड़ा नहीं था, लेकिन निंगलुओ के इस्तेमाल के लिए वह काफी था। उसने ग्रीन लोड सीट को एक बड़ी चट्टान पर रख दिया। निंगलुओ ने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ मूनलाइट स्टोन निकाले और उन्हें चट्टान की दीवार में गाड़ दिया। तुरंत थोड़ी धीमी रोशनी बहुत तेज हो गई। तेज रोशनी की मदद से निंगलुओ ने बहुत सावधानी से गुफा को स्कैन करना शुरू किया। हर छोटी जगह को उसने कई बार आगे पीछे स्कैन किया। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि निंगलुओ इतना सावधान था। इस बार हेवनली फ्लेम को निगलने का खतरा पिछली बार पर्पल फ्लेम को निगलने से कहीं ज्यादा था। ऐसे समय में कोई भी बाहरी दखल न सिर्फ उसे फेल कर देगा, बल्कि शायद हेवनली फ्लेम उसे तुरंत निगल ले और राख के ढेर में बदल दे। उस छोटी गुफा को पूरी तरह स्कैन करने में निंगलुओ को लगभग 1 घंटा लगा। स्कैन के दौरान निंगलुओ को कई बड़ी चट्टानों से कुछ छोटे जादुई जानवरों की बीट मिली, जिसके बारे में उसने सोचा कि यह कुछ उड़ने वाले जादुई जानवरों की बीट थी, जो कभी-कभी वहां आकर आराम करते थे। गुफा से मल साफ करने के बाद निंगलुओ ने गुफा के अंदर से बड़े पत्थर हटा दिए ताकि गुफा का दरवाजा अच्छी तरह बंद हो जाए और हवा अंदर आने के लिए बस कुछ दरारें छोड़ दी। इन मुश्किल कामों को पूरा करने के बाद निंगलुओ ने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली। वह गुफा के बीच में आया, बड़ी चट्टान के सामने पालथी मारकर बैठ गया और उसकी गहरी आंखें, जिनमें आग की लपटें चमक रही थी, उसके सामने हरे कमल के आसन को ध्यान से देखने लगी। 125 अजीब आग को निगल जाओ। चैप्टर 125 अजीब आग को निगलना। निंगलुओ ने धीरे से अपनी स्टोरेज रिंग को टैप किया और एक ट्रांसपेरेंट छोटी जेड बोतल निकाली। जेड बोतल के अंदर एक लोंगन के साइज की खून जैसी लाल गोली चुपचाप रखी थी। बोतल के रिफ्लेक्शन से खून जैसी लाल गोली के अंदर कुछ धुंधली परछाई दिखाई दी। जब इसे धीरे से हिलाया गया तो ऐसा लगा जैसे अंदर लिक्विड हिल रहा हो। ये चिकनी खून जैसी लाल गोली उस अजीब आग को खत्म करने के लिए जरूरी चीजों में से एक थी। ब्लड लोड स्पिल। ब्लड लोड स्पिल निकालने के बाद निंगलुओ ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटा जेड बॉक्स निकाला।
उसने धीरे से जेड बॉक्स को चिकनी पत्थर की सतह पर रख दिया। तुरंत हल्की ठंड ने पत्थर की सतह पर बर्फ की एक पतली परत बना दी। जेड बॉक्स खोलने पर एक बर्फ जैसी सफेद जेड बोतल ध्यान से अंदर रखी गई और जेड बोतल के चारों ओर हल्की सफेद ठंडी धुंध घूम रही थी, जिससे उसे एक रहस्यमय और अलौकिक एहसास हो रहा था। इस बर्फ जैसी सफेद जेड बोतल में जो था वह असल में आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग था, जिसे निंगलुओ ने बड़ी मेहनत से हासिल किया था। उसने अपनी उंगली हिलाई और उसकी उंगली के सिरे से धीरे-धीरे एक हल्की ग्रे रोशनी निकली। ग्रे रोशनी हवा में घूमी, फिर धीरे से पत्थर की सतह पर गिरी। रोशनी गायब हो गई और अंदर जो छिपा था वह दिखने लगा। पिछली बार जब उसने ओलियाओ की हड्डी कंपा देने वाली आग को खाया था तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ओलियाओ की हड्डी कंपा देने वाली आग को पहले ही काबू कर लिया गया था। लेकिन अब ग्रीन लोड्स कोल्ड फ्लेम अभी भी वाइल्ड थी। दूसरे शब्दों में अगर निंगलुओ अब ग्रीन लोड्स कोल्ड फ्लेम को खाना चाहता था तो उसे अच्छी तरह से तैयार रहना होगा। एक लापरवाही भरी गलती से उसका शरीर फट सकता था और उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन निंगलुओ की फायर कंट्रोल टेक्निक को कम नहीं आंकना चाहिए था और अपनी अमरता के साथ उसे डरने की कोई बात नहीं थी। उन्होंने कमल के आसन के निचले हिस्से को अपनी हथेली से पकड़ा और उनकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से उसमें घुस गई, जिससे पूरा कमल का आसन ग्रीन लोड्स कोल्ड फ्लेम से अलग हो गया। फिर उन्होंने ध्यान से कमल के आसन को खींच लिया। कमल के आसन की रोक से आजाद होकर जो पहले बहुत छोटी हरी लौ थी अचानक कई गुना बढ़ गई। बस एक पल में हरी लौ आग के गोले में बदल गई जो हवा में लटकी हुई थी। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ती गईं, गुफा के अंदर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता गया। गुफा के ऊपर हरी चट्टान की दीवार में चुपचाप एक सिर के आकार का छेद पिघल गया था। माथे से पसीना पोंछते हुए निंगलुओ 2 कदम पीछे हटा। उसने अपना सिर उठाया और हवा में उठती हरी लौ को गंभीरता से देखने लगा। हालांकि उसने शांत होने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसकी हथेली बेकाबू होकर कांप रही थी। उसने अपनी हथेली को थोड़ा मोड़ा और छोटी जेड की बोतल को अपनी हथेली में खींच लिया। जेड की बोतल को तिरछा करते हुए एक लोंगन के आकार की गोल गोली हल्की चमकती हुई उसके हाथ में लग गई। ब्लड लोड स्पिल को पकड़कर निंगलुओ ने उसे अपनी नाक के पास लाया और हल्के से सूंघा। एक अजीब सी खुशबू उसके नथुनों में अटकी रही और उस ठंडी सनसनी ने उसकी रूह को थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया। उसकी नजर इस 5वीं क्लास की गोली पर टिकी हुई थी। निंगलुओ ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही ब्लड लोड स्पिल उसके मुंह में गई, वह थोड़ी ठंडी एनर्जी में बदल गई जो तेजी से निंगलुओ के पूरे शरीर में मेरिडियन में घुस गई। आखिर में ब्लड मेम्ब्रेन की परतों की तरह ये धीरे-धीरे उसके मेरिडियन और हड्डियों में फैल गई। जैसे ही खून की झिल्ली फैली, निंगलुओ का शरीर अचानक जोर से कांपने लगा और उसके रोम छिद्रों से लगातार ताजा खून की धारें निकलने लगी। पलक झपकते ही निंगलुओ का शरीर गहरे लाल खून की परत से ढक गया और बहुत डरावना लग रहा था। ये ताजा खून दिखने के कुछ ही समय बाद तेजी से जम गया और आखिर में खून जैसा लाल स्ट्रेटम कॉनियम बन गया। इस स्ट्रेटम कॉनियम ने न सिर्फ निंगलुओ के हाथ और पैर लपेटे हुए थे, बल्कि उसकी आंखें भी पूरी तरह से इसके अंदर बंद थीं। खून जैसा लाल स्ट्रेटम कॉनियम एक कसकर बंद खून जैसे लाल कवच की तरह था जो निंगलुओ को पूरी तरह से बचा रहा था। धीरे-धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जो खून जैसे लाल स्ट्रेटम कॉनियम में लिपटा हुआ था, निंगलुओ ने उसे हवा में अजीब सी लौ की ओर निशाना बनाया। अचानक एक सक्शन फोर्स निकला। सक्शन फोर्स के दिखने के साथ ही हवा में हरी लौ अचानक ऊपर उठ गई। पलक झपकते ही एक भयानक विनाशकारी शक्ति जैसे जाग रही हो धीरे-धीरे हरी लौ के अंदर से फैल गई। उसकी नजर बढ़ती हुई बड़ी हरी लौ पर टिकी हुई थी। निंगलुओ को पता चल गया कि अजीब लौ का भस्म होना शुरू हो गया है। चमकदार गुफा में हरी लौ जोर-जोर से घूम रही थी। जैसे-जैसे लपटें जल रही थी, लौ के आसपास की जगह में कुछ खराबी के निशान साफ दिख रहे थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लोड्स अर्थ कोर फ्लेम का टेंपरेचर इतना डरावना होगा। जैसे-जैसे ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम धीरे-धीरे तेज होती गई, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति तेजी से फैल गई जिसने पूरी गुफा को पूरी तरह से घेर लिया। साथ ही इसने गुफा के अंदर अचानक बहुत ज्यादा गर्म तापमान को भी अलग कर दिया। हवा में हरी लौ हवा के साथ उठी और पलक झपकते ही उसकी आवाज लगभग 100 गुना बढ़ गई। जैसे-जैसे उसकी आवाज बदली, पहले शांत लौ भी हिंसक हो गई। जैसे-जैसे लपटें दहाड़ती और मथती, उनसे फुफकारने की आवाजें निकलती और आसपास की हवा झुलसती हरी आग से जलकर राख हो गई। उसकी नजर हवा में जलती हुई बड़ी हरी आग पर टिकी थी। उसने चिलचिलाती हवा में गहरी सांस ली। खून जैसे लाल स्ट्रेटम कॉनियम से ढके हाथ ने दूर से हरी आग पर निशाना साधा और फिर एक जोरदार सक्शन फोर्स के साथ आग भड़क उठी। सक्शन फोर्स जो नॉर्मल टाइम में एक बड़ी चट्टान को आसानी से खींच सकता था, उसे खींचते समय अजीब लौ को हवा में धीरे-धीरे ही हिला सकता था। इसके अलावा जब भी वह दिखाई न देने वाला सक्शन फोर्स ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम के कांटेक्ट में आता तो वह सिर्फ 2 या 3 सेकंड तक ही टिक पाता और उसके बहुत ज्यादा गर्म टेंपरेचर से जलकर राख हो जाता। इसलिए हालांकि निंगलुओ और ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम के बीच की दूरी केवल कुछ मीटर थी, लेकिन लड़ाई में इस्तेमाल हुई की बहुत ज्यादा थी। उसकी आंखें धीरे-धीरे हिलती हरी लौ पर टिकी हुई थी। निंगलुओ की सांसें थोड़ी तेज चल रही थी और उसका माथा पसीने से लथपथ था। पसीना उसके गालों से बह रहा था और खून जैसे लाल स्ट्रेटम कॉनियम के रिफ्लेक्शन के नीचे वह गहरे लाल खून की बूंदों जैसा लग रहा था। जब बड़ी हरी लौ निंगलुओ के सामने करीब 1 मीटर दूर रुकी तो उससे निकलने वाले भयानक हाई टेंपरेचर की वजह से गुफा के अंदर कुछ सख्त हरे गैंग पत्थरों में धीरे-धीरे दरारें पड़ गईं। थोड़ी देर बाद बड़े पत्थर छोटी बजरी में बदल गए और बजरी जलकर बारीक हरे पाउडर के ढेर बन गए। निंगलुओ के सामने रुकी हुई बड़ी हरी लौ को गंभीरता से देखते हुए निंगलुओ के शरीर की हल्की सी अलौकिक सतह अचानक पानी की लहरों की तरह तेजी से हिलने लगी और उसने अपने शरीर में हो रहे बदलावों को देखा। उसने धीरे से अपनी ठुड्डी हिलाई, फिर निंगलुओ ने अचानक अपना सिर उठाया और पास आती हरी लौ को ध्यान से देखने लगा। उसका थोड़ा कांपता हुआ हाथ थोड़ा खुला और बंद हुआ, किसी भी पल उस अजीब लौ में घुसने के लिए तैयार। कमल के आसन पर बैठे हुए हरे कमल ने एक हल्की हरी रोशनी की शील्ड छोड़ी। इस लाइट शील्ड ने निंगलुओ के लिए अजीब लौ के ज्यादातर टेंपरेचर को रोक दिया, लेकिन फिर भी कुछ बची हुई गर्मी अभी भी फैल रही थी, जिससे खून जैसे लाल स्ट्रेटम कॉनियम पर गहरे लाल रंग के लिक्विड की बूंदें रह गईं। 126 भयंकर अजीब आग। चैप्टर 126 हिंसक स्वर्गीय ज्वाला। अपनी गहरी आंखों में डरावनी हरी लपटों को दिखाते हुए निंगलुओ अपने सामने बड़ी आग को घूर रहा था। उसका गला थोड़ा हिल रहा था। एक पल में उसने अचानक अपने दांत पीसे और उसका हाथ जो खूनी केराटिन की एक परत से ढका था धीरे-धीरे ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम में डूब गया। हालांकि खूनी केराटिन हेवनली फ्लेम के अंदर बहुत तेजी से पिघल गया, लेकिन जैसे ही वह पिघला, निंगलुओ के शरीर में ब्लड लोड स्पिल की मेडिसिनल पावर ने एक बार फिर लगातार ठंडी एनर्जी की एक धारा छोड़ी। यह एनर्जी उसके मेरिडियन से होकर गुजरी और उसकी बांह पर पिघले हुए खूनी केराटिन को तेजी से ठीक कर दिया। लगातार पिघलने और रिपेयर होने के इस चक्कर में निंगलुओ का हाथ आखिरकार पूरी तरह से हेवनली फ्लेम में घुस गया। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम के इतने करीब आने से निंगलुओ के पूरे शरीर पर खूनी केराटिन अलग-अलग मात्रा में पिघलने लगा। फिर खून के रंग का लिक्विड पानी की तरह टपकने लगा। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे उसकी कैपिलरी से लगातार खून रिस रहा हो और उसका सुंदर चेहरा बहते हुए खून से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नरक से रेंगकर निकला हो, बहुत डरावना। लगातार जलती हरी लौ को बिना पलक झपकाए देखते हुए निंगलुओ का हाथ तेजी से हेवनली फ्लेम के अंदर चला गया। ये पहली बार था जब वह किसी बेकाबू हेवनली फ्लेम के इतने करीब आया था। खूनी केराटिन के नीचे निंगलुओ के माथे से पसीना टपककर उसकी आंखों में आ गया। हालांकि उसे चुभन और दर्द हो रहा था, फिर भी उसने एक बार भी पलक झपकाने की हिम्मत नहीं की। होठों को कसकर भींचकर उसकी हथेली हरी लौ में इंच आगे बढ़ी। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम के फ्लेम सीड को खोजते समय निंगलुओ इस हेवनली फ्लेम के हाई टेंपरेचर को देखकर हैरान रह गया। इसका हाई टेंपरेचर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। पूरी तैयारी के बाद भी ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम का भयानक हाई टेंपरेचर धीरे-धीरे खूनी केराटिन और किंगलियन एनर्जी शील्ड की सुरक्षा में घुस गया, जिससे निंगलुओ की स्किन लाल हो गई जैसे कोई चमकता हुआ गर्म लोहा हो। दांत पीसते हुए और तेज जलन सहते हुए निंगलुओ ने जल्दी से चारों ओर देखा तो उसे थोड़ी घबराहट हुई कि आसपास की गुफा जो शुरू में ज्यादा बड़ी नहीं थी, अब लगभग दोगुनी हो गई थी। इसके अलावा ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को निंगलुओ की हरकतें पता चल गई थी। तुरंत हरी लौ जोर से घूमने लगी और आसपास की जगह में मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी भी इस समय दंगा करने लगी। 5 रंगों वाली चिपकबरी एनर्जी धीरे-धीरे बहने लगी, जैसे कोई चमकदार 5 रंगों वाली नदी बह रही हो। 5 रंगों वाली धब्बेदार एनर्जी ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम के चारों ओर घूमती थी। कभी-कभी आग की लपटों का एक झुंड ऊपर उठता था और ये गोल धब्बेदार एनर्जी रिंग तुरंत टूटकर अधूरे हो जाते थे, जैसे कुत्ते ने पाई को कुतर दिया हो। जैसे ही ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम अचानक भड़की, गुफा के अंदर पहले से ही भयानक तापमान तुरंत फिर से बढ़ गया और आसपास की गुफा की दीवारें भी अचानक बड़ी गर्मी के कारण तेजी से टूटने लगी। बड़ी-बड़ी दरारें चुपचाप फैल गईं और कुछ ही पलों में पूरी गुफा ढक गई। कितनी भयानक विनाशकारी शक्ति! अगर इसे किसी शहर में फेंका जाए तो यह शायद 1 घंटे के अंदर एक बड़े शहर को जलाकर राख कर सकती है ना? निंगलुओ के चेहरे पर थोड़ा डर था जब उसने गुफा के अंदर का हिस्सा देखा, जो कुछ ही पलों में पूरी तरह बदल गया था और वह खुद से बुदबुदाया। खून से सने केराटिन से सने उसके हाथ ने हरी लौ के अंदर तेजी से अपने पंजे घुसाए। एक पल बाद उसका तेजी से चलता हुआ हाथ अचानक अकड़ गया और निंगलुओ के होठों पर धीरे-धीरे मुस्कान फैल गई। उसकी हथेली में एक चीज थी जो लगभग ठोस लग रही थी। निंगलुओ ने दांत पीस लिए, हथेली में जलन वाला दर्द सहते हुए और धीरे-धीरे अपना हाथ हरी आग से बाहर निकाला। जब उसका हाथ हरी लौ से हटा तो हरे मैग्मा जैसा दिखने वाला लिक्विड का एक टुकड़ा निंगलुओ की हथेली में धीरे-धीरे हिल रहा था। क्या ये ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम का फ्लेम सीड है? निंगलुओ ने पलकें झपकाईं, अपने हाथ में हरे मैग्मा के उस टुकड़े को घूरते हुए जिससे भयानक गर्मी निकल रही थी और धीरे से बुदबुदाया।
जैसे ही ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम से फ्लेम सीड निकाला गया, उसके सामने की बड़ी हरी फ्लेम धीरे-धीरे सिकुड़ गई। एक पल के बाद ये हरी फ्लेम की एक छोटी सी लौ में बदल गई और निंगलुओ की हथेली में हरी मैग्मा स्ट्रिप में घुस गई। निंगलुओ ने एक लंबी सांस ली और चुपचाप से हिलाया। उसने ध्यान से हरी मैग्मा पट्टी को अपनी हथेली में पकड़ा। मैग्मा पट्टी के अंदर मौजूद बहुत ज्यादा तापमान की वजह से उसकी हथेली में खूनी केराटिन की मोटी परत बहुत तेजी से पिघल रही थी। आगे क्या? निंगलुओ ने पलकें झपकाईं और बुदबुदाया। निंगलुओ का हाथ जो ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम के फ्लेम सीड को कसकर पकड़े हुए था, कुछ बार लगभग बिना किसी एहसास के कांप उठा। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, उसकी गहरी आंखें धीरे-धीरे हिलते हुए फ्लेम सीड पर टिकी थी। उसकी साफ काली और सफेद आंखों में संघर्ष झलक रहा था। निंगलुओ का स्वभाव कितना भी शांत क्यों न हो, ऐसी जिंदगी और मौत वाली स्थिति का सामना करते हुए ये तो होना ही था कि उसे थोड़ा डर और घबराहट महसूस होगी। इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार वह जो निगलने वाला था वह एक बहुत ही अस्थिर बम था, एक ऐसा बम जिसे निगलते ही उसके शरीर के राख में बदलने का बहुत ज्यादा चांस था। जैसे ही निंगलुओ चुप हुआ, गुफा का माहौल धीरे-धीरे शांत हो गया। घुटन भरी हवा गुफा में बनी रही, फिर कुछ दरारों से बाहर निकल गई। समय चुपचाप बीतता गया। एक पल में बैठे हुए नौजवान का शरीर अचानक थोड़ा कांप उठा। उसने गर्म हवा की एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से अपना सिर उठाया, जिससे उसका धीरे-धीरे बड़ा होता हुआ रूप दिखाई दिया। उसने अपनी हथेली में आग का बीज ऊपर उठाया। युवक के सुंदर चेहरे पर एक शानदार मुस्कान फैल गई। फ्लेम सीड पकड़े हुए हाथ धीरे-धीरे ऊपर उठा, एक पल के लिए रुका, फिर अचानक उसे उसके खुले मुंह में डाल दिया। जैसे ही हरी मैग्मा पट्टी उसके मुंह में गई, निंगलुओ ने तुरंत अपने होंठ बंद कर लिए। उसी समय उसका पूरा शरीर जोर से कांपने लगा, जैसे बिजली गिर गई हो, और उसका चेहरा, जिसमें अभी भी थोड़ा रंग था, अचानक मौत जैसा पीला पड़ गया। अपने शरीर के अंदर से निकल रही तेज दर्द की लहरों को दबाते हुए निंगलुओ ने धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसका मन धीरे-धीरे अंदर की ओर डूब रहा था। जैसे ही उसका मन अंदर की ओर डूबा, निंगलुओ के मन में तुरंत एक धुंधला सा सेंसरी इंटरफेस दिखाई दिया। इस समय उसके शरीर के कई मेरिडियन के अंदर जो हरा मैग्मा पहले अंदर आया था, वह हरी आग की छोटी-छोटी लपटों में अलग हो गया था। ये हरी लपटें, जिनमें भयानक एनर्जी थी, बेतरतीब ढंग से उसके मेरिडियन से होकर गुजरती थीं। जो भी चीज उनके रास्ते में आती, वह तुरंत जलकर राख हो जाती। तुरंत ही निंगलुओ के शरीर में सफेद लपटें दिखाई दी, जो उसकी रक्षा कर रही थी। 127 सफलतापूर्वक निगल लिया गया। चैप्टर 127 सफलता को निगलना। जैसे-जैसे ये नीली लपटें बढ़ती गईं, हालांकि निंगलुओ के मेरिडियन ब्लड लोड से बनी ब्लड मेम्ब्रेन से सुरक्षित थे, फिर भी भयानक हाई टेंपरेचर धीरे-धीरे उनमें फैल गया। हालांकि जो बची हुई गर्मी फैली हुई थी, वह बहुत ज्यादा गर्म नहीं थी, लेकिन इंसान के शरीर के सबसे नाजुक मेरिडियन के लिए ये बेशक एक बहुत बड़ा झटका था। इस ज्यादा तापमान की तपिश में पहले के चौड़े और सख्त मेरिडियन सूखे पेट जेल की तरह मुड़ गए थे, जो बहुत अजीब और डरावने लग रहे थे। मेरिडियन के अंदर नीली लपटें तेजी से उठी और कुछ ही मिनटों में निंगलुओ का शरीर लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके अलावा सबसे बुरी बात यह थी कि ब्लड लोड की दवा की ताकत धीरे-धीरे खत्म हो गई थी, क्योंकि वह अजीब आग में जल गई थी और बिखरी हुई खून की झिल्लियों में अब इतनी दवा की ताकत नहीं थी कि वे ठीक हो सकें। फिर उसने जल्दी से जेड की बोतल पकड़ी, अपनी आंखें सिकोड़ी और उसे अपने होठों से दबाया। तुरंत एक ठंडा कट, जो इंसान के शरीर को जमा देने के लिए काफी ठंडा था, उसके होठों से निकला और निंगलुओ के शरीर में चला गया। जैसे ही हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी कट उसके गले से गुजरी, निंगलुओ को लगा कि उसके गले का एक हिस्सा बर्फ के गोले में जम गया है और उसका पूरा शरीर थोड़ा कांपने लगा और बर्फ के चमकते धागे उसके बालों में लिपट गए। ठंडा कट उसके शरीर में घुसा और फिर मेरिडियन के साथ सभी दिशाओं में बहने लगा, और जहां भी ये ठंडा कट गुजरता, वहां दूधिया सफेद बर्फ की एक परत जल्दी ही मेरिडियन और हड्डियों को ढक लेती। उसके शरीर में ठंडी हवा के जाने से हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड ने अजीब आग से पैदा हुई तेज गर्मी को कम कर दिया, और अचानक आराम महसूस होने पर निंगलुओ ने राहत की लंबी सांस ली। उसका पहले बहुत पीला रंग भी कुछ रंगत में वापस आ गया। उसके शरीर के अंदर जैसे ही बर्फ की परत ने सभी हिस्सों को ढक लिया, निंगलुओ का मन भी शुरू में ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम की एक हल्की सी लपट से संपर्क करने की कोशिश करने लगा, जो उसके मेरिडियन से होकर बढ़ रही थी। इसे कंट्रोल करने में नाकाम रहने के बाद भी निंगलुओ ने हार नहीं मानी। वह अपने मन को उकसाता रहा, लगातार इस अजीब आग को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम की वह लौ जो मेरिडियन के अंदर बेतरतीब ढंग से उठ रही थी, असल में उसके मन के बताए रास्ते पर चलने लगी। यह एहसास होते ही निंगलुओ का जोश तुरंत जाग गया और उसने जल्दी और ध्यान से ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम के इस छोटे से हिस्से को कंट्रोल किया, फिर धीरे-धीरे उसे मेरिडियन रास्तों पर घुमाया। छेद वाली मेरिडियन के अंदर नीली लौ की एक लपट धीरे-धीरे बढ़ रही थी, और जहां भी वह गुजरी, वह मेरिडियन की दीवारों से चिपकी बर्फ की परत के साथ पिघल गई। हल्की सफेद धुंध ने मेरिडियन को ढक लिया और एक पल बाद सफेद धुंध छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल गई, जो आसपास से चिपक गए और मेरिडियन को अजीब आग से होने वाले नुकसान से बचाने लगे। उसके दिमाग ने नीली लौ की एक लौ को धीरे-धीरे घूमने के लिए गाइड किया। लौ जहां भी गुजरी, आइस पर कोल्ड स्प्रिंग से बनी बर्फ की परत लगातार पिघलती रही। नीली लौ की इस छोटी सी लपट को ध्यान से गाइड करते हुए जैसे ही यह कुछ मेरिडियन से गुजरी, दूसरी नीली लपटें भी धीरे-धीरे अपने साथी की तरफ खींचने लगी। और नीली लपटों के बीच आपसी आकर्षण का इस्तेमाल करके निंगलुओ ने ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम की इस लौ को अपने शरीर के मेरिडियन में घूमने के लिए कंट्रोल किया, और उसके शरीर में बिखरी हुई दूसरी नीली लपटें भी धीरे-धीरे वापस एक साथ मिलने लगी। जब निंगलुओ ने मेहनत से नीली लौ की आखिरी लौ इकट्ठा की, तो नीली लौ धीरे-धीरे मिल गई और कुछ ही देर बाद वे असल में नीले मैग्मा की एक छोटी सी धारा में मिल गई। असामान्य आग के लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान उसके क्यूई साइक्लोन के अंदर बैंगनी आग डू क्यूई लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी, और क्यूई साइक्लोन के अंदर लिक्विड बैंगनी एनर्जी की केवल 17 बूंदें ही घूम रही थी। जब गैस वाली डू क्यूई की आखिरी बूंद बाहर निकल गई, तो निंगलुओ क्यूई साइक्लोन से लिक्विड एनर्जी निकालने से पहले थोड़ा हिचकिचाया और उन्हें नीले मैग्मा स्ट्रीम को घेरने और उसे जोर-जोर से खींचने का आदेश दिया। जब क्यूई साइक्लोन के अंदर बैंगनी लिक्विड एनर्जी की 17 बूंदें खत्म हो गईं और सिर्फ 3 बूंदें बची, तो नीला मैग्मा आखिरकार फायर कंट्रोल टेक्निक के आखिरी सर्कुलेशन रूट से बाहर निकल गया। जैसे ही नीला मैग्मा आखिरी मेरिडियन से बाहर निकला, निंगलुओ का सिर, जो तेज दर्द से लगभग सुन्न हो गया था, अचानक हल्की ठंडक महसूस हुई, जिससे उसे काफी हद तक शांत होने में मदद मिली। इस समय ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम फायर कंट्रोल टेक्निक के सर्कुलेशन रूट से गुजरने के बाद अचानक अपने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हाई टेंपरेचर को धीरे-धीरे वापस लेने लगी। कुछ ही पलों बाद हाई टेंपरेचर लगभग पूरी तरह से लावा में वापस चला गया, उसकी तेजी कम हो गई और उसकी जगह उससे निकलने वाली नमी की हल्की सी झलकने ले ली। बड़ी गुफा के अंदर नीली आग की धार एक अंडे जैसी लग रही थी, जिसने उस जवान आदमी को अपने अंदर लपेट रखा था। उठती नीली आग की लपटें ऐसा लग रही थी जैसे कह रही हों कि वह अपने कोकून से बाहर निकलकर तितली में बदलने वाला है। गुफा के अंदर नीली लाइट शील्ड से बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही थी। लाइट शील्ड पर आग की लपटें तेजी से उठ रही थी, जिससे बाहर से देखने वालों के लिए अंदर क्या हो रहा है, ये साफ-साफ देख पाना मुश्किल हो रहा था। निंगलुओ हरे कमल पर पालथी मारकर बैठा था। इस समय वह बेहोशी की हालत में लग रहा था। उसका मन ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम के खिलाफ पिछली लड़ाई से थक गया था और उसके शरीर के अंदर धुंधला सा घूम रहा था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब निंगलुओ इस धुंधली आधी कोमा जैसी हालत में था, तो ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम, जो धीरे-धीरे उसके मेरिडियन से बढ़ रही थी, अचानक बिना किसी कंट्रोल के मेरिडियन रास्तों पर घूमने लगी। इस समय ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम, शायद इसलिए क्योंकि इसे पहले निंगलुओ ने रिफाइन किया था, न केवल अब वह भयानक हाई टेंपरेचर नहीं निकाल रहा था, इसके बजाय ये कुछ ठंडा और हल्का हो गया। जैसे ही यह मेरिडियन से बहता गया, नीले मैग्मा के छोटे-छोटे टुकड़े इससे अलग हो गए और आखिर में मेरिडियन की दीवारों से चिपक गए, जो इतनी खराब हो गई थी कि डू क्यूई को रोकने का उनका काम लगभग खत्म हो गया था। वे धीरे-धीरे हिलने लगे और मेरिडियन की 4 दीवारों में घुल गए। जैसे ही ये नीले मैग्मा हल्की लपटों के साथ मेरिडियन में घुसे, तुरंत जो मेरिडियन सूखे प्रेटजेल की तरह मुड़े हुए थे, वे धीरे-धीरे फैल गए, जैसे रेगिस्तान में घास के पत्ते पानी से टकराते हैं। इस समय उसके शरीर के अंदर अनगिनत मेरिडियन से उत्साह की आवाजें निकल रही थी। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम के रास्ते में छोड़े गए नीले मैग्मा लिक्विड को लगातार सिकुड़ते और फैलते मेरिडियन ने बहुत तेजी से निगल लिया। और जैसे-जैसे मेरिडियन लालच से उसे खा रहे थे, मेरिडियन से ग्रे सफेद रंग धीरे-धीरे गायब हो गया और उसकी जगह एक चमकीला हल्का नीला रंग आ गया। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम हर मेरिडियन से होकर बढ़ रही थी। ये जहां भी गुजरी, सूखे मेरिडियन में फिर से जान आ गई और टूटी हुई हड्डियां और जली हुई मांसपेशियां भी अच्छी रफ्तार से ठीक हो गईं। वे तेजी से ठीक हो रहे थे और ठीक किए गए मेरिडियन हड्डियों वगैरह में इतनी मजबूती थी कि अजीब आग को खत्म करने से पहले वे अपनी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत थे। 128 विस्फोट की शक्ति। अध्याय 128 विस्फोट की शक्ति। जब ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम निंगलुओ के अंदरूनी शरीर को ठीक कर रही थी, तो उसके बाहरी शरीर पर खून से भरे घाव धीरे-धीरे मिल गए। खून की पपड़ी जल्दी से दिखाई दी और फिर गिर गई, जिससे कोई निशान नहीं बचा। स्किन की सतह के नीचे की मसल्स तेजी से मजबूत हो रही थी। हालांकि वे किसी बॉडी बिल्डर जैसी नहीं थी, लेकिन जब वह अपनी बाहों को मोड़ता था, तो एक जबरदस्त ताकत धीरे-धीरे इकट्ठा हो जाती थी। उसके शरीर की ऊपरी सूखी स्किन तेजी से उतर गई, जैसे कोई सांप अपनी केंचुली उतारता है।
नई स्किन ने हालांकि निंगलुओ के ब्रॉन्ज रंग को, जो उसने रेगिस्तान में कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद बड़ी मेहनत से पाया था, वापस गोरा कर दिया। लेकिन ये नाजुक, लगभग औरतों जैसी दिखने वाली स्किन में अब पहले से कई गुना ज्यादा डिफेंसिव पावर और स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी के प्रति सेंसिटिविटी थी। इस समय निंगलुओ एक अजीब हालत में होने की वजह से ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम में मौजूद बहुत ज्यादा, लगभग डरावनी एनर्जी से अपने टूटे हुए शरीर को तेजी से मजबूत और रिपेयर कर रहा था। ये सच में किस्मत और मौके का खेल था। रिपेयर और मजबूती धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम आखिरी खराब मेरिडियन से ड्रिल होकर बाहर निकली, तो निंगलुओ का बुरी तरह डैमेज अंदरूनी शरीर आखिरकार लगभग एकदम सही हालत में रिपेयर हो गया। ये शरीर अब जो लड़ने की ताकत बना सकता था, वह निश्चित रूप से उसके पिछले शरीर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। जब ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम ने निंगलुओ के शरीर को अंदर और बाहर से पूरी तरह से ठीक कर दिया, तो वह बेकाबू और बेकार होकर उसके पेट के निचले हिस्से में लगभग खत्म हो चुके क्यूई साइक्लोन पर ध्यान देने लगी। पहले के बहुत ज्यादा खर्च की वजह से क्यूई साइक्लोन अब लगभग खाली हो गया था, जिसमें बैंगनी लिक्विड एनर्जी की सिर्फ 3 बूंदें अकेले तैर रही थी और काफी सुनसान लग रहा था। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम धीरे धीरे क्यूई साइक्लोन के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। थोड़ी देर की शांति के बाद यह अचानक क्यूई साइक्लोन में गिर गई। जैसे ही ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम अंदर आई, क्यूई साइक्लोन जो रुके हुए पानी की तरह शांत था, अचानक जोर से हिलने लगा। पानी की लहरों की तरह एनर्जी की लहरों के छल्ले क्यूई साइक्लोन के अंदर लगातार लहरा रहे थे। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम से बना हरा लावा क्यूई साइक्लोन के अंदर बढ़ रहा था। बैंगनी लिक्विड एनर्जी की 3 बेचारी बूंदें बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हरे लावा को छुआ, वे जलकर राख हो गईं, जैसे कि मैं साफ कर रही हूं। लिक्विड एनर्जी की आखिरी 3 बूंदों के ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम से जलने के बाद ये क्यूई साइक्लोन, जिसका इस्तेमाल निंगलुओ अपनी लड़ाई की क्यूई को स्टोर करने के लिए करता था, पूरी तरह से और जबरदस्ती उसके कब्जे में आ गया। क्यूई साइक्लोन पर कब्जा करने के बाद हरा लावा धीरे धीरे वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद उसमें से शुद्ध हरी गैस वाली एनर्जी निकली, फिर तेजी से क्यूई साइक्लोन में इकट्ठा हो गई। बस एक पल में खाली क्यूई साइक्लोन हल्की हरी एनर्जी से भर गया। हरी गैस वाली एनर्जी ची साइक्लोन के अंदर तेजी से फैली और जैसे जैसे हरे लावा से ज्यादा गैस वाली एनर्जी बाहर निकली, ची साइक्लोन के ऊपर हल्की नमी घूमने लगी। एक पल बाद हरी लिक्विड एनर्जी की एक छोटी बूंद अचानक निकली। जब हरे रंग की लिक्विड एनर्जी की पहली बूंद दिखाई दी, तो ऐसा लगा जैसे क्यूई साइक्लोन में एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया हो। एनर्जी की धुन से लगातार पन्ने जैसे हरे रंग के लिक्विड की बूंदें निकलती रहीं, फिर क्यूई साइक्लोन में चंचल छोटी मछलियों की तरह गिरी। लिक्विड एनर्जी की बूंदें, जिन्हें कंडेंस होने में निंगलुओ को आमतौर पर 10 दिन या उससे ज्यादा लगते थे, अब हल्की बारिश की तरह लगातार गिर रही थी। थोड़े ही समय में क्यूई साइक्लोन लगभग आधा लिक्विड एनर्जी से भर गया। जब क्यूई साइक्लोन के अंदर लिक्विड एनर्जी 100 बूंदों तक पहुंच गई, तो धीरे धीरे बढ़ रही ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम ने अचानक एनर्जी बनाना बंद कर दिया। उसने अपना शरीर थोड़ा हिलाया और क्यूई साइक्लोन के बीच में एक छोटे से ग्रे लाइट स्पॉट की ओर तैरा। उसकी लावा बॉडी को देखकर, जो लाइट की वजह से थोड़ी चमकीली हो गई थी, ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे को कोई प्यारा खिलौना मिल गया हो। क्यूई साइक्लोन के बीच में एक छोटा सा ग्रे लाइट स्पॉट तैर रहा था। लाइट स्पॉट के अंदर कभी न खत्म होने वाला गहरा अंधेरा था। अंधेरे के आखिर में एक और जगह छिपी हुई लग रही थी, जो बहुत रहस्यमय लग रही थी। हरे कमल की कोर फ्लेम ग्रे लाइट स्पॉट के आसपास घूम रही थी। वह इस चीज को लेकर काफी उत्सुक लग रही थी। कई बार उसने उसे छूना चाहा, लेकिन शायद उसके अंदर एक हल्की सी आशंका ने उसके कामों को झिझका दिया। फायर स्पिरिट्स में, जिसने धरती पर 1000 साल तक कर कुछ समझ बनाई थी, उसे थोड़ा बहुत पता था कि अगर उसने इस ग्रे लाइट स्पॉट को छुआ, तो वह हमेशा के लिए अपनी आजादी खो देगा। हरा लावा धीरे धीरे रोशनी वाली जगह के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। कुछ सोचने के बाद उसने यह एडवेंचर वाला काम छोड़ दिया। एक अजीब खिलौने के लिए अपनी आजादी खोना वह करने को तैयार नहीं था। एक बार और चक्कर लगाने के बाद हरा लावा आखिरकार रुक गया। उसने अपना शरीर हिलाया और उस जगह से जाने के लिए मुड़ा, जिससे उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। लेकिन जैसे ही ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम इस जगह से जाने वाली थी, निंगलुओ की बेहोश आत्मा अचानक कांपी, फिर पूरी तरह जाग गई। उसकी आत्मा के जागने के बाद निंगलुओ का मन लगभग अपने आप उसके शरीर में घूमने लगा। अंदर की हर चीज पूरी तरह से नहीं हो गई, जिससे उसे एक पल के लिए हैरानी हुई। लेकिन जब उसका मन क्यूई साइक्लोन के सेंटर पर गया और ग्रे लाइट स्पॉट से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद हरे लावा को देखा, तो पहले तो उसका दिल रुक गया और फिर उसके अंदर खुशी की एक बेकाबू लहर दौड़ गई। बिना कुछ सोचे समझे उसका दिमाग अचानक क्यूई साइक्लोन से टकरा गया और फिर अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके निंगलुओ का दिमाग ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम से जोर से टकराया, जो पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। बूम टिल्डर 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 प्रभाव के क्षण में निंगलुओ के सिर में अचानक एक भयानक गर्जना हुई, जिसके बाद एक तेज दर्द हुआ। जैसे ही निंगलुओ ने अपना सिर पकड़ा, दांत पीसते हुए और तेज दर्द सहते हुए, क्यूई साइक्लोन के अंदर ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम, जिस पर निंगलुओ ने जोर से वार किया था, तुरंत थोड़ी दूर पीछे हट गई और तभी उसकी पूंछ का एक हिस्सा ग्रे लाइट स्पॉट को छू गया। जैसे ही उसने छुआ, ग्रे लाइट स्पॉट के अंदर की लाइट तेजी से बुझ गई और एक भयानक सक्शन फोर्स निकला, जिसने ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को, जिसके बाहर निकलने में बहुत देर हो चुकी थी, एक जोर की आवाज के साथ पूरी तरह से अपने अंदर खींच लिया। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को सोखने के बाद शरीर आखिरकार पूरी तरह शांत हो गया। अजीब लॉ को एक पुराने लॉ के बीच में बदलने का आखिरी और सबसे जरूरी कदम था। ग्रीन लोड्स कोर लॉ को स्पिरिट कंटेनमेंट से बनी जगह में जबरदस्ती दबाना। ग्रीन लोड्स कोर लॉ को पूरी तरह से स्पिरिट कंटेनमेंट में रखने से ही सुधार सही मायने में परफेक्शन तक पहुंच सकता था। 129 मजबूत आत्मा कबीला। चैप्टर 129 हुन कबीले के एक्सपर्ट। शुरू में ये सेटअप बहुत मुश्किल था। आखिर अजीब आग की लपटों के अंदर फायर स्पिरिट में थोड़ी समझदारी थी और उसमें कुछ खतरनाक चीजों के लिए अपने आप प्रतिरोध करने की ताकत थी। अगर जबरदस्ती बाहर निकालना फेल हो गया, तो अजीब आग, जो पहले ही शुरुआती सुधार से गुजर चुकी थी, शायद फिर से पलटवार करेगी। लेकिन अब निंगलुओ की पहले से हैरान हालत की वजह से ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम ने न सिर्फ उसके शरीर को ध्यान से ठीक किया, बल्कि कुछ और करने को न होने पर आराम से स्पिरिचुअल नर्चरिंग वेसल के पास चक्कर भी लगाया। इससे निंगलुओ को बहुत कम खर्च में रिफाइनमेंट का आखिरी सेटअप पूरी तरह से पूरा करने में मदद मिली। कहना होगा यह एक मौका और बड़ी किस्मत दोनों था। होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ निंगलुओ ने अपने लगातार भींचते और ढीले होते हाथ को देखा। उसमें से धीरे धीरे एक सियान रंग की लौ उठ रही थी। क्योंकि उसने अब ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था, इसलिए अब निंगलुओ को कोई तेज गर्मी या असहज एहसास नहीं हो रहा था। सियान रंग की लौ एक शरारती एल्फ की तरह निंगलुओ की उंगलियों पर नाच रही थी। कभी कभी हवा में उठने वाली सियान रंग की लौ तुरंत अपनी डरावनी ताकत दिखाती थी। उसकी हथेली से लगभग आधा फुट ऊपर की जगह चिलचिलाती गर्मी से सीधे खराब हो गई थी और गर्मी की लौ हवा में उठी, जिससे उसकी नजर धीरे धीरे धुंधली हो गई। अपनी मुट्ठी को कसते हुए, जो नीले रंग की लौ से ढकी हुई थी, निंगलुओ ने धीरे से सांस छोड़ी। उसका शरीर एक पल के लिए स्थिर रहा, फिर उसका पैर अचानक हरे कमल पर पड़ा। उसका शरीर तुरंत धनुष से निकले तीर की तरह निकला, तेजी से पहाड़ की दीवार की ओर बढ़ा। उसकी मुट्ठी अपने साथ हवा का एक तेज झोंका लेकर आई और जोर से उस पर लगी। बूम! जैसे ही उसकी मुट्ठी पहाड़ की सख्त चट्टान से टकराई, सियान रंग की आग की तेज गर्मी ने तुरंत चट्टान में एक छेद पिघला दिया। उसकी मुट्ठी छेद से चट्टान में जोर से घुस गई। तुरंत अंदर से एक दबी हुई आवाज गूंजी और फिर गड्ढे से तेजी से दरारें फैल गईं। बस एक पल में उन्होंने पूरे पहाड़ की दीवार को ढक लिया। निंगलुओ ने धीरे से सांस ली। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था जब उसने पहाड़ की दीवार को देखा जो टूटने वाली थी। वह मुस्कुराया, फिर अपनी मुट्ठी वापस खींची और पीछे हट गया। जैसे ही निंगलुओ पीछे हटा, उसके सामने पहाड़ की दीवार, जिसमें पहले से ही दरारें थीं, गड़गड़ाहट के साथ गिर गई, जिससे बजरी उड़ने लगी। अब उसके पास न सिर्फ ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम थी, बल्कि बोन चिलिंग फ्लेम भी थी। दो तरह की अजीब लपटों के साथ निंगलुओ बुद्ध के फ्यूरी फायर लोड्स का इस्तेमाल कर पाएगा। इसलिए भले ही निंगलुओ ने आग के गुण वाली साधना तकनीक का इस्तेमाल किया हो, अब बहुत सी रैंक के लोगों के बीच सबसे अच्छा हो सकता था। इसके अलावा उनकी ताकत 9 स्टार ग्रेड डू मास्टर से डू लिंक तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ गई थी। नहीं, न सिर्फ अपने जैसे रैंक वालों के बीच वह बेजोड़ था, बल्कि डू किंग के खिलाफ भी उसके पास लड़ने की ताकत थी। निंगलुओ और बाकी लोग पत्थर के जंगल में लौट आए, शांत नीली झील पर पहुंचे और अलौकिक पत्थर के पहाड़ पर चढ़े। उन्हें तुरंत शांति का एहसास हुआ। इस समय आसमान में अचानक हलचल हुई। तभी काले कपड़े पहने आदमी ने निंगलुओ को पकड़ लिया और उसके सामने प्रकट हुआ। जी छोटे बदमाश, तुमने मुझे बहुत देर तक ढूंढने पर मजबूर कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी दूर तक दौड़ कर आओगे। काले चोगे वाले आदमी ने निंगलुओ को देखते हुए कहा, बेटा तुम आखिरकार अपने डैडी तक पहुंच ही गए। आसान नहीं है ना? निंगलुओ ने व्यंग्य किया। छोटे बदमाश, शब्दों से मत खेल, मर जा। काले कपड़े पहने आदमी ने कहा और उसके शरीर से तुरंत एक शक्तिशाली आभा निकली, जिसमें जबरदस्त शक्ति की लहरें लगातार उठ रही थीं। काले कपड़े पहने आदमी की डूक्यू ने तुरंत निंगलुओ को दबा दिया, लेकिन निंगलुओ बस मुस्कुराया। यह आदमी हुन कबीले से था और उसके पास निंगलुओ के पास आत्मा को पकड़ने का हुनर था। भले ही वह डू सम्राट का एक्सपर्ट था, फिर भी निंगलुओ को जरा भी डर नहीं लगा। छोटे बदमाश, रानी मेडुसा और ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम कहां हैं? उन सबको जल्दी से सौंप दो। निंगलुओ मुस्कुराया और हुन कबीले के एक्सपर्ट की तरफ देखते हुए शांति से कहा, ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम पहले ही मेरे द्वारा सौंप ली गई है। जहां तक मेडुसा की बात है, वह मेरी है, इसलिए तुम हार मान लो। छोटे बदमाश, मर जाओ। हुन कबीले के एक्सपर्ट ने तुरंत एक चाल चली और निंगलुओ को दबा दिया। साफ आसमान के नीचे, जो पहले धुले हुए नीलम जैसा साफ था, अचानक गरज के साथ बारिश हुई और बिजली ने समुद्र की तरह जंगल को घेर लिया।
यह एक डरावना नजारा था। उसी पल आसमान ढह गया, एकदम काला। बिजली के सांप बेतहाशा नाच रहे थे, मानो अनगिनत बाढ़ के ड्रैगन आगे बढ़ रहे हों। बूम! आवाज बहरा कर देने वाली थी। अगर कोई इंसान वहां होता तो उसके कान के पर्दे फट जाते। ये बहुत तेज आवाज किलिंग की दहाड़ जैसी थी, जो पहाड़ों और नदियों को हिला रही थी, मानो धरती को उलट-पुलट कर देगी। दूर से देखने पर यह बहुत डरावना और भयानक लग रहा था। एक अंधेरी रोशनी, जैसे जोरदार बारिश हो रही हो, घनी और हर जगह गरज के साथ बारिश हो रही हो। रंबल रंबल रंबल, ये दृश्य बहुत ही भयानक था। ये शांत जंगल अचानक टूट गया। इस समय ये जगह पूरी तरह से उबल रही थी। इंसान के कान के पर्दे फाड़ देने वाली बिजली के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। जोरदार बिजली गिरने से दूर के पहाड़ गिर गए। बिजली ने उन्हें छुआ तक नहीं, लेकिन बची हुई शॉकवेव ने ही कई पत्थर की चट्टानों को तोड़ दिया और कोई निशान नहीं छोड़ा। चट्टानों ने बादलों को चीर दिया और बिजली ने आसमान को घेर लिया। दरार, 9 खून जैसे रंग की बिजली, 9 बुरे ड्रैगन की तरह महलों जितनी मोटी, नीचे की ओर मुड़ी हुई, खाली जगह को भेदती हुई एक झुलसा हुआ हिस्सा छोड़ गई। अचानक 9 ब्लैक होल दिखाई दिए और 9 खून जैसे रंग की बिजली निंगलुओ पर गिरी। आसमानी मुसीबत शुरू हो गई, जिसने उसे तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। बिजली, निंगलुओ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि उसका विरोधी डू एम्परर एक्सपर्ट था, निंगलुओ अभी सीधे सोल सीजिंग स्किल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वह इस डू एम्परर एक्सपर्ट का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करना चाहता था। बिजली के बोल्ट फटते हैं, आपस में जुड़कर बिजली का पिंजरा बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बूम! निंगलुओ एक बाढ़ के ड्रैगन की तरह था, जो बिजली के समंदर में तैर रहा था। लोगों को नहीं पता था कि इस समय उसे कैसा लग रहा है, लेकिन ये देखकर कि वह बुरी हालत में नहीं था, उन्होंने मान लिया कि वह अभी भी सह सकता है। हुश, पिंजरा एक स्वर्ग जैसी जेल जैसा था, जिसने चारों तरफ से सील कर रखा था। आखिरकार उसने उसे घेर लिया, उसे अपने अंदर फंसाने के इरादे से, और बिजली की लगातार रोशनी अंदर की तरफ पड़ने लगी। काले कपड़े पहने आदमी गरजते हुए समंदर के बीच में गर्व से खड़ा था। उसके चारों ओर नाच रही 10,000 झांक बिजली की चमक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कोई डर नहीं दिखाया। निंगलुओ को ठंडे चेहरे से नीचे देखते हुए आसमानी मुसीबत का इस्तेमाल करते हुए उसे दबाने का इरादा किया। इसी समय गूहे और दूसरे लोग भी आ गए और स्नैक पीपल ट्राइब भी इस जगह पर पहुंच गए। वे सब कुछ बहुत हैरानी से देख रहे थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सब लोग डर गए थे। कौन ऐसे तूफान को इतने हल्के में लेने की हिम्मत करेगा और कौन इसे आराम से झेल सकता है? बूम! ये बहुत डरावना है। एक बार जब आप अंदर चले गए तो आप पक्का जलकर कोयले बन जाएंगे। यहाँ तक कि डुकिंग के फिगर के लिए भी बचना मुश्किल होगा। एक डरावना माहौल फैल गया और लोगों के दिलों में ठंडक महसूस होने लगी। अगर वे होते तो क्या करते? ज्यादातर उनके पास अकेले इस आसमानी सजा का सामना करने का कोई तरीका नहीं होता। बूम! काले कपड़े पहने आदमी ने आगे बढ़कर निंगलुओ को 10,000 झांक बिजली से घेर लिया। बाहर के लोग साफ-साफ नहीं देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है और सबको लग रहा था कि वह बहुत बड़े खतरे में है। 130 डू लिंग ने डू हुआन को मार डाला। चैप्टर 130 डू लिंग ने डू हुआन को मार डाला। बिजली के समंदर में चांदी के सांप जोर-जोर से नाच रहे थे। गहरी रोशनी चमक रही थी और लाल रंग की चमक फैल रही थी, जैसे कई बड़े बिजली के बोल्टों ने भगवान की सजा की दुनिया बना दी हो, सब कुछ खत्म कर दिया हो और सभी रुकावटों को तोड़ दिया हो। काले कपड़े पहने आदमी ने अपने ताकतवर शरीर से बिजली की मार को रोकते हुए मजाक उड़ाया। वह बिजली के बीच में घूर रहा था, उसे यकीन था कि निंगलुओ टिक नहीं पाएगा और जल्द ही राख बन जाएगा। लेकिन इस समय उसके चेहरे पर अचानक से भाव जम गए। उसने देखा कि निंगलुओ एक कदम आगे बढ़ रहा है। वह बिल्कुल भी डरा नहीं है, जबकि 10,000 फीट ऊंची बिजली उसके शरीर पर गिर रही है। बस इतना ही, तूफान को और तेज आने दो, निंगलुओ ने शांति से कहा, जैसे किसी आरामदेह आंगन में टहल रहा हो। ये बातें सुनकर काले कपड़े पहने आदमी का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, दूसरा आदमी सुरक्षित है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी एक बहुत बड़ा जीनियस था जो स्वर्ग की मुसीबत से बच गया था? उसने एक जोरदार दहाड़ मारी जो बिजली के समंदर को चीरती हुई बादलों तक पहुंच गई। उसके काले बाल खड़े होकर जोरों से नाचने लगे। इसी समय एक और भी बड़ी आसमानी मुसीबत उतरी, जो 5 रंगों वाली बिजली थी। निंगलुओ हल्की सी मुस्कान के साथ उसके सामने खड़ा था। बिजली गिरने को अपने शरीर पर गिरने दे रहा था, बिल्कुल भी डरा नहीं। वह आगे बढ़ा और 10,000 फीट ऊंची बिजली उसके कदमों को रोक नहीं पाई। बूम! लगातार बिजली एक उफनती नदी या टूटते तारों के खेत की तरह विशाल और असीम निंगलुओ को निगल गई। काले कपड़े पहने आदमी खुद थोड़ी परेशानी में था, दूसरी तरफ देख रहा था। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि निंगलुओ फिर से बाहर निकल गया। उसके शरीर पर एक भी झुलसने का निशान नहीं था। यह अभी भी काफी नहीं है। बिजली का कहर बहुत कमजोर है। तेज बिजली को और तेजी से आने दो, निंगलुओ बोला। ये बातें सुनकर काले कपड़े पहने आदमी को इतना गुस्सा आया कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। वह डू हुआन का एक्सपर्ट था, फिर भी वह इस जवान आदमी से निपट नहीं सका। काले कपड़े पहने आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसने कुछ भी नहीं रोका, अपनी ताकतवर आभा छोड़ी। उसकी सोल पावर समुद्र की तरह थी, पूरी तरह से नीचे गिर रही थी और कई डाउन निशान दिखाई दिए जो बिजली के बोल्ट से जुड़े हुए थे। तुम काबिल हो या नहीं, और जोर लगाओ, निंगलुओ ने कहा। काले कपड़े वाला आदमी सच में बहुत गुस्से में था। निंगलुओ की बिजली की मार ने स्वर्ग और धरती की सभी चीजों को नष्ट कर दिया और उसने अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए बिजली की सजा का आह्वान किया। धिक्कार है! बिजली के समंदर में घंटी की आवाज गूंजी। अंधेरी रोशनी से बनी एक आत्मा जो धुंधला सा आकार ले रही थी, उसने बहुत ही डरावनी गरजने वाली आवाज निकाली। वह क्या है? काले वस्त्रधारी मनुष्य ने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके बिजली के समुद्र में प्रवेश किया और बिजली को नियंत्रित करके एक दिव्य आत्मा घंटी बनाई। सबके चेहरे बदल गए। ये घंटी बहुत धुंधली थी, लेकिन इसने एक खास रूप ले लिया था, जो 10,000 गरजते तूफानों से जुड़ी हुई थी। एक हल्के झटके के साथ इसने सब कुछ तबाह कर दिया। धिक्कार है! अंधेरी रोशनी और बिजली के बोल्ट से बनी आत्मा थोड़ी कांपी और हजारों बिजली के बोल्ट बाहर निकले, जो सभी निंगलुओ के शरीर पर गिरे। फिर गहरी रोशनी की परतें, जैसे कोई लहर उठ रही हो, उसे घेर लेती हैं। बाहर वालों को बिजली की चमक के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। असंख्य आत्माएं शरीर को खा रही हैं। लोग डर गए थे। ऐसा तरीका पहली बार देखा गया था और कोई भी हिला नहीं था। लड़ाई में ऐसा खतरनाक तरीका इस्तेमाल करना पक्का मार गिराना था। निंगलुओ भी हैरान था। सोल पावर का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सच में कुछ गहरा था। उसे बहुत छू गया और प्रेरणा दी। बिजली रूप में, नियम आत्मा के रूप में ऐसी आत्मा शक्ति सभी चीजों को नष्ट कर देती है। कई लोगों ने कहा, भनभनाहट। आत्मा वाइब्रेट हुई और नीचे उतरी। निंगलुओ को अपने अंदर समा लिया, उसे नीचे ढक लिया। उसका आकार अब दिखाई नहीं दे रहा था। घंटी की आवाज पूरे आसमान और धरती पर गूंजी और बंजर पहाड़ों के बड़े हिस्से ढह गए। निंगलुओ फिर से बाहर चला गया। वह सोल डिवाइन बेल उसके नंगे हाथों से टूट गई थी। निंगलुओ मुस्कुराया, आसमान में हुन कबीले के एक्सपर्ट को देखा और तुरंत अपना कदम बढ़ाया। तुम्हारी बिजली बहुत गिर चुकी, अब मेरी बारी है। जैसे ही निंगलुओ ने कहा, तुरंत दिव्य तलवार ने बिजली थंडरबोल्ट को कंट्रोल किया। बूम! इस समय स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक हो गए और बिजली की चमक ने विनाश को ढक दिया। विभिन्न स्वर्गीय दंडों ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। सभी ने प्रहार किया। कई मील का इलाका पानी में डूबा हुआ था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और दोनों आकृतियां धुंधली थी, साफ दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों ही बिजली की मुसीबत का सामना कर रही थी। टकराना! हुन कबीले के एक्सपर्ट को चोट लगी। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया और वह सैकड़ों फीट दूर उड़ गया, लेकिन जल्द ही आग और पानी के समुद्र में डूब गया। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। तेज दर्द सहते हुए वह शून्य से उठ खड़ा हुआ, लेकिन जल्दी ही फिर से उड़ गया। लेकिन वह इलाका बिजली की परतों से पूरी तरह डूब गया था, जिससे बाहर के लोगों के लिए उसे देखना नामुमकिन हो गया था। आसमान और धरती सफेद बहरा कर देने वाले बड़े फैलाव थे। चांदी के सांप बेतहाशा नाच रहे थे और हर जगह बिजली चमक रही थी, जैसे कोई बड़ा समंदर हो जो पहले से कई गुना ज्यादा शानदार था। दरार! ये कैसे संभव है? आप बिजली कैसे छोड़ सकते हैं? काले कपड़े पहने आदमी ने दांत पीसते हुए पूरी ताकत से बिजली की मार से लड़ाई की। उसके पूरे शरीर पर पहले से ही कई झुलसने के निशान थे और उसे कोई छोटी-मोटी चोट नहीं आई थी। फुश! इस समय ब्लैक रोब वाला आदमी बिना आंसू के रोना चाहता था। उसका पूरा शरीर झुलस गया था, लगभग बुन गया था और सोल डिवाइन बेल के अंदर फंसना सचमुच बर्दाश्त से बाहर था। लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन डिवाइन पैगोडा टूट गया और काले कपड़े वाला आदमी बाहर गिर गया। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वो लगभग पूरी तरह से जल गया था। ये दृश्य देखकर सभी लोग बहुत हैरान हुए। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वे जानते थे कि काले कपड़े वाला आदमी डू हुआन एक्सपर्ट था, जबकि जिस जवान आदमी ने उनके सामने अपना चेहरा नहीं दिखाया था, उन्हें सिर्फ डू लिंग का ऑरा महसूस हुआ। क्या डू लिंग डू हुआन को हरा सकता है? ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे संभव हुआ? बिजली लगातार उसके शरीर को घेरे रही और वह धीरे-धीरे बाहर निकल गया। उसका चेहरा सबके सामने आया और इस समय सभी बहुत हैरान थे। यू मेई जानती थी कि यह वही युवक है जिसका उसने एक बार पीछा किया था और गूहे भी जानता था कि वह निंगलुओ है, जिसने एक बार उसकी बेइज्जती कर दी थी। निंगलुओ का पहला विचार काले कपड़े पहने आदमी को खत्म करना था। जमीन पर निशान थे, हर जगह टूटे हुए पहाड़, बड़ी दरारें और गहरी खाई थी। बिजली गिरने से यह रेगिस्तान बर्बाद हो गया था और यह बंजर जमीन बन गई थी। निंगलुओ ने काले वस्त्र पहने हुन कबीले के सदस्य की ओर देखा, फिर अपनी चाल चलते हुए धीरे से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता। जैसे ही उसने कहा, उसके बाएं हाथ से सियान रंग की लौ निकली और उसके दाहिने हाथ से सफेद लौ निकली। ग्रीन लोड्स कोड फ्लेम और बोन स्पिरिट कोड फ्लेम तुरंत मिल गए, जिससे एक बड़ा साफ सफेद आग का कमल बन गया।
तुरंत अग्निकमल छोड़ा गया जो काले वस्त्र वाले हुन कबीले के सदस्य के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। बूम एक तेज आवाज, साफ सफेद अग्निकमल तुरंत हुन कबीले के एक्सपर्ट के शरीर में घुस गया। इसके तुरंत बाद सोल सीजिंग स्किल फिर से शुरू हो गई। इससे रोशनी की एक किरण निकली जिसने तुरंत हुन कबीले के एक्सपर्ट को रोक दिया। ये कैसे संभव है? आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? हुन कबीले के एक्सपर्ट ने निंगलुओ को हैरानी से देखा और पूछा। निंगलुओ कुछ नहीं बोला, उसकी नजरें ठंडी थीं। निंगलुओ ने फिर भी अपना दाहिना हाथ बढ़ाया काले कपड़े पहने आदमी का सिर काटने के इरादे से। सबकी नजरों के सामने काले कपड़े पहने आदमी का सिर तुरंत उड़ गया। इस समय हर कोई, चाहे वे कोई भी हो, हैरानी से देख रहा था। एक डू हुआंग एक्सपर्ट को एक डू लिंग ने ऐसे ही मार डाला। ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे संभव हुआ? डू हुआंग और डू लिंग दो अलग-अलग दुनिया थे। अगर डू लिंग तुरंत डू हुआंग को मार सकता था तो उसके हाथों डू हुआंग का क्या होगा? इस समय यू मेई और गो हे दोनों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। बाकी सबको तो इस बात पर और भी ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे संभव है? पूरा सीन सदमे में था।